कक्षा 10 गणित। आज हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 7.1 को। प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने से पहले जो हम लोग का चैप्टर है, चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित बेसिक बातों को समझते हैं, इसके बाद ही प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में हमेशा आप एक बिंदु की स्थिति की चर्चा करेंगे और जो भी बिंदु रहेगा उसे कार्तीय तल पर बनाया जाएगा। कार्तीय तल एक प्लेन रहेगा जिस पर आपको x अक्ष मिलेगा क्षैतिज, जो क्षैतिज रहेगा x अक्ष, ऊर्ध्वाधर y अक्ष मिलेगा, है ना। और जो x अक्ष रहता है ये सभी वास्तविक संख्याएं रहती हैं। यहाँ पर शून्य हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, इस प्रकार से धनात्मक संख्याएं, और बाएं साइड यहाँ पे ऋणात्मक संख्याएं। यहाँ पर सभी वास्तविक संख्याओं को जो रियल नंबर रहता है उसमें प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सभी आती हैं। तो इसे क्षैतिज रख देंगे तो यही हो जाएगा आपका x अक्ष। यह हो गया आपका x अक्ष, इसे बोलते हैं। और इसी को, उसी लाइन को ऊर्ध्वाधर रख देंगे तो इसे क्या बोल देते हैं, y अक्ष। ठीक है, एक दूसरे को यहाँ पे 90 अंश के कोण पे रख देते हैं। तो इस प्रकार से आपका कार्तीय तल का निर्माण हो जाता है और कार्तीय तल में आप फिर किसी बिंदु की स्थिति को दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक हमने बिंदु बनाया ना, तो यहाँ पर हमने बिंदु बनाया, बिंदु में क्या रहेगा, इसको इस प्रकार से लिखते इस प्रकार से छोटा कोष्टक में, और यहाँ पर x हो गया, कामा यहाँ पर हमने y लिख दिया। जो यहाँ पर x है, यहाँ पर इसे भुज बोलते हैं, या फिर आप x निर्देशांक भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो y है इसे आप कोटि बोलेंगे या फिर y निर्देशांक बोलेंगे। बिंदु के लिए केवल इस प्रकार से डॉट दिखा देंगे और जो भी बिंदु का निर्देशांक रहेगा वह कोष्टक में ही रहेगा, छोटे कोष्टक में लिखेंगे। और जो यहाँ पर x है, यहाँ पर यह बताएगा ना कि यहाँ पर हमेशा जो कोई भी बिंदु रहेगा ना उसकी दूरी यहाँ पर आप मूल बिंदु से ही चलना स्टार्ट करेंगे, है ना। किसी बिंदु की स्थिति आप मूल बिंदु से ही बताएंगे। ये मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। इसी बिंदु से किसी बिंदु की स्थिति आप बताएंगे। जो कोई भी बिंदु रहेगा उसमें x का निर्देशांक रहेगा, y का निर्देशांक रहेगा, तो उसे आप मूल बिंदु से ही चलना स्टार्ट करेंगे। पहले यहाँ पे x अक्ष पर चलेंगे दूरी, ठीक है, जितना भी रहेगा आएगा तो प्रश्न हम लोग करेंगे। पहले x अक्ष पर चलेंगे और फिर यहाँ पर y अक्ष पर चलेंगे और वह जो भी बिंदु रहेगा उस बिंदु को आप प्राप्त कर लेंगे। कार्तीय तल कुछ इसी प्रकार से आपका रहता है। और जो कार्तीय तल था पहले पूर्ण था, अब इसको आपने 4 बराबर भागों में बांट दिया, है ना। यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा प्रत्येक स्थान पे। अब इसको आपने 4 भागों में बांट दिया, जैसे 1/4 यहाँ पर जो है ना भाग, यह 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी यह भी 1/4 हो जाएगा। हालांकि केवल हम लिख देते हैं यहाँ पे 1/4 भाग यह और 1/4 भाग यह। अभी हम लोग 1/4, 1/4 और 1/4 इसको जोड़ेंगे तो आपको एक संपूर्ण तल आपको प्राप्त हो जाएगा। अब चूंकि तल को आपने 4 बराबर भागों में बांट दिया ना, तो इसीलिए बोलते हैं इसे चतुर्थांश, है ना। और इस चतुर्थांशों का नाम है, जैसे ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, और ये भी। इसको बोल देते हैं प्रथम चतुर्थांश, और इसको बोल देते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और यहाँ पर बोल देते हैं इसको चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। और इसमें बिंदुओं की स्थिति हम बताते हैं कि यहाँ पे इस बिंदु में ना जो भी बिंदु रहेगा उसका यहाँ पे चिन्हों से आप पता कर पाएंगे कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में है। ठीक है, और इसी बिंदु से आप बताना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले x अक्ष से आप घिरे हुए हैं, x अक्ष यहाँ पर इस प्रथम चतुर्थांश के लिए x अक्ष कोई भी बिंदु रहेगा तो x का वैल्यू जो भी रहेगा वो धनात्मक ही आपको प्राप्त होगा यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश के लिए। और y अक्ष में देख लीजिए यह भी धनात्मक से ही घिरा हुआ है ना। यहाँ पे y अक्ष मूल बिंदु से, मतलब x अक्ष की यदि चर्चा करें तो मूल बिंदु से दाहिने धनात्मक रहता है, बाएं ऋणात्मक रहता है, और यहाँ पे y अक्ष ऊपर धनात्मक रहता है और नीचे ऋणात्मक रहता है ना। और तो यहाँ पर जो बिंदु रहेगा उसके चिन्ह किस प्रकार से रहेगा, यहाँ पे x अक्ष धनात्मक और यहाँ पे y अक्ष भी यहाँ पर धनात्मक ही मिलेगा। बिंदु की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी, यदि x का निर्देशांक y का निर्देशांक धनात्मक है तो वह प्रथम चतुर्थांश में रहेगा जो भी बिंदु रहेगा। और यहाँ पे जो द्वितीय चतुर्थांश में रहेगा, देखिए किस प्रकार से रहेगा। द्वितीय चतुर्थांश में देख रहे हैं ना कि x का वैल्यू यहाँ पे आपको ऋणात्मक मिल रहा है ना। x का वैल्यू क्या है, ऋणात्मक। तो पहले यहाँ पर भुज को ही हमेशा लिखा जाता है, लिखने का यह तरीका है। कोई भी बिंदु हो गया उसको चलिए डाट से हम लोग दिखा देंगे, या ABCD नामकरण रहेगा तो नामकरण आप कर देंगे, लेकिन उसको इसी प्रकार से दिखाएंगे। छोटे कोष्टक में x और y, पहले यहाँ पे x अक्ष पर चली गई दूरी को दिखाएंगे, फिर y अक्ष पर चली गई दूरी को। तो यहाँ पर जो पहला बिंदु में यहाँ पर भुज और कोटि रहेगा तो यहाँ पे ऋणात्मक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ऋणात्मक से घिरा हुआ है। और यहाँ पे y का वैल्यू कितना है, तो यह धनात्मक है, तो यह धनात्मक से। ठीक है, मान लेते हैं कोई, यदि अगर हम एग्जाम्पल के लिए कोई बिंदु ले लें ना, यदि हमने ले लिया ऋण 2 और कामा 5, ठीक है, यह बिंदु मतलब पहला जो भुज है उसको हमने ऋणात्मक ले लिया और यहाँ पे y का वैल्यू धनात्मक ले लिया, तो वह आपको प्रथम चतुर्थांश में ही मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर धनात्मक के लिए दिखाना है, मान लेते हैं 2, हमने 2 दिखा दिया, तो यहाँ पर जो बिंदु हमने लिखा 2, 2,
यह आपको मिलेगा प्रथम चतुर्थांश में। अच्छा, इसे प्राप्त किस प्रकार से करेंगे? हमेशा आप मूल बिंदु से चलना स्टार्ट करेंगे। पहले क्या चलेंगे? भुज एक्स अक्ष पर चलेंगे 2, यहाँ पे 1 इकाई 2 इकाई चलेंगे, ठीक है, 2 इकाई चलें। फिर यहाँ पर वाई अक्ष पे आपको ऊपर जाना है, इसके सीधे तक जाएंगे, 2 के सीधे तक। यहाँ पे यह 1 इकाई, फिर यहाँ पे 2 इकाई, यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको बिंदु मिलेगा 2, 2, ठीक है, ये बिंदु है। और जो यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश रहेगा, देख लेते हैं इसमें किस प्रकार की स्थिति रहेगी। यहाँ पे भुज की बात करें, जो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी है वो भी क्या है? ऋणात्मक है, तो यहाँ पे ऋण चिन्ह रहेगा। और जो वाई अक्ष पे चली गई दूरी ये भी देख रहे हैं ऋणात्मक है, तो ऋण ऋण मान लेते हैं, ऋण 3 और कामा ऋण 3, यह कोई बिंदु है ना, तो यह हमेशा तृतीय चतुर्थांश में रहेगा। और चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें, कोई बिंदु ले लेते हैं, देखिए किस प्रकार से घिरा हुआ है। यक्स का वैल्यू क्या है? धनात्मक है, तो यहाँ पर पहले प्लस चिन्ह रहेगा, और फिर यहाँ पे वाई का वैल्यू ऋणात्मक रहेगा। मान लेते हैं, चलिए हम मान लेते हैं 4, और यहाँ पे ऋण 3 हमने ले लिया। तो यह जो बिंदु है, यह जो बिंदु के निर्देशांक लिखे गए हैं वह आपको हमेशा इसी चतुर्थांश में मिलेंगे। और इसको ज्ञात करना रहेगा तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? पहले आप भुज चलेंगे एक्स अक्ष पर, मूल बिंदु से चलना स्टार्ट करेंगे। पहले 4 इकाई, 1 2 3 4 इकाई यहाँ तक आ गए, और फिर यहाँ पे ऋण 3, यहाँ पे ऋण 3 के यहाँ पे सीधे तक आपको आना है, ठीक है, इसके सीधे तक आप आएंगे तो यहीं आपको मिलेगा निर्देशांक। इसका निर्देशांक हमने यहीं लिखा हुआ है, ठीक है, 4 ऋण 3। और इसको ग्राफ पेपर पर करेंगे तो और अच्छे से आप कर पाएंगे। यही था निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित हमने बेसिक बातों को समझा। और इसके बाद आपको यह दूरी सूत्र को ध्यान में रखना है। दूरी सूत्र मतलब हमेशा आपको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर निगमन इसका किस प्रकार से किया हुआ है, हम दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर दे दिए गए हैं कि यहाँ पे 2 बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर P है और यहाँ पर Q बिंदु है। अब यहाँ पे P बिंदु का निर्देशांक आपको दे दिया गया है x1 y1, ठीक है, और यहाँ पे Q बिंदु का निर्देशांक आपको दे दिया गया है x2 y2। चलिए अब यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है ना, अब देख लीजिए, जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है ना, तो यहाँ पर यह कर्ण, जैसे यहाँ पर यह आधार समझ लीजिए, यह लंब हो गया, यह कर्ण की हमें चाहिए दूरी, ठीक है, P और Q इसके बीच की दूरी चाहिए। तो इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। तो यह दूरी हमें ज्ञात होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर है x2, मतलब यहाँ से यह मूल बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x2, और यहाँ से देखिए x1 y1 नामकरण किया गया यहाँ पे ना, तो यहाँ से दूरी है x1, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x2। तो यदि हम लोग x2 में से x1 को यह वाली लंबाई घटा देंगे तो यहाँ पर PT की लंबाई हमें ज्ञात हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर यह क्या हो गया? x2 माइनस x1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे PT की दूरी हमने ज्ञात कर लिया। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको दे दिया गया है y2, ठीक है। यहाँ पर जो दूरी है यस से लेकर Q तक, यह दूरी है y2, और यहाँ से P से R तक की दूरी आपको दे दिया गया है y1। तो हम लोग ये y2 में से y1 को घटा देंगे तो आपको यहाँ पे QT ज्ञात हो जाएगा। y2 माइनस y1 यदि हम कर देंगे तो QT ज्ञात हो गया। अब यहाँ पे आधार और लंब ज्ञात हो गया, तो इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से इस प्रकार से PQ की लंबाई हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, यहाँ पे जो भी 90 अंश का कोण रहता है उसके सामने की भुजा जो कर्ण रहती है, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसी फार्मूले से यहाँ पर PQ आपका कर्ण हो गया। PQ दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है, और यहाँ पे PT का वर्ग कर दिया गया और यहाँ पे QT का वर्ग कर दिया गया। और इसको हमने बताया कि इस प्रकार से इनकी दूरी क्या है और इसका दूरी क्या है, आधार का और लंब का दूरी हमने बताया, वही यहाँ पे प्रतिस्थापित करके PQ के बीच की दूरी यहाँ पर ज्ञात कर ली गई है। अब इसी फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है ना, इसका बार बार इस्तेमाल होगा। यदि कोई भी 2 बिंदु दिया रहेगा उसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना रहेगा तो हम लोग इस फार्मूले का ध्यान में रखेंगे, है ना। उन दोनों बिंदुओं में से किसी को आप x1 y1 मान लेंगे और किसी को x2 y2 मान लेंगे, और क्या कर देंगे, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस यहाँ पे y2 माइनस y1 का वर्ग, और यहाँ पे कर देंगे करनी में, यही आपको आ जाएगा PQ का वैल्यू। यह जो वैल्यू रहेगा यह आपको हमेशा धनात्मक ही प्राप्त होगा। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ऋणात्मक नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगाया गया है, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखेंगे। बाकी अब हम लोग आएंगे प्रश्नावली के प्रश्नों पे। प्रश्नावली में पहला प्रश्न दे दिया गया ना, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। अब हमें 2 बिंदु दे दिए गए, यहाँ पे 2 3 दे दिया गया एक बिंदु, और 4 4 1 दे दिया गया दूसरा बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं की हम लोग दूरी ज्ञात करते हैं। लिखते हैं बिंदुओं, यहाँ पर है 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी। एक बार हम फार्मूले को भी लिख देते हैं। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, करणी में हमने अभी पढ़ा
x2 माइनस x1, यहाँ पे इसका वर्ग रहेगा प्लस कोष्टक में y2 ऋण y1 का यहाँ पे वर्ग रहेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें से आप, हमने बताया किसी को आप x1 x2 मान सकते हैं। चलिए इसी को हम x1 y1 मान लेते हैं और इसी को हम x2 y2 मान लेते हैं। चलिए इसका वैल्यू प्रतिस्थापित करिए और इसका मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे x2 की बात करेंगे तो यह आपका 4 हो जाएगा करड़ी के अंदर, यहाँ पर हो गया 4 ऋण x1 का वैल्यू यहाँ पे 2 है, अब इसका वर्ग प्लस यहाँ पे y2 का वैल्यू कितना है 1 ऋण y1 का वैल्यू कितना है 3, इसका वर्ग बराबर यहाँ पे 4 में से 2 घट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का वर्ग प्लस यहाँ पे विपरीत चिन्ह घट जाएगा, 3 में से 1 को हटा देंगे 2 बचेगा, लेकिन ऋण 2 रहेगा। अब ऋणात्मक संख्या उसका वर्ग कर देंगे तो आपको धनात्मक ही संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, एक बार लिख भी देते हैं। यहाँ पे ऋण 2 बचा, इसका वर्ग करणी में 2 का वर्ग कर देंगे 4 मिलेगा, प्लस ऋणात्मक संख्या इसका वर्ग कर देंगे तभी भी आपको धनात्मक ही संख्या प्राप्त होगा। कोई भी ऋणात्मक संख्या रहे उसका वर्ग करेंगे हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि ऋण में ऋण का गुणा करने पर एक धनात्मक चिन्ह प्राप्त होता है। चलिए यहाँ पर 2 का वर्ग कर देंगे आपको 4 प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पर ये हो गया, 4 में 4 जोड़ देंगे आपको 8 मिला। अब यहाँ पे करणी में 8 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, करणी में 4 गुणते 2, ठीक है, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा, इसको हम लोग बाहर कर देंगे, 2 हो गया और यहाँ पे करणी में 2 बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी 2 बिंदु थे उनकी बीच की दूरी हमने ज्ञात कर दिया, 2 करणी में 2 ज्ञात हुआ। सेकंड प्रश्न में दोनों बिंदुओं के निर्देशांक यहीं दिए हुए हैं, ऋण 5 7 और दूसरा बिंदु का निर्देशांक ऋण 1 3 दे दिए गए। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं। चलिए इसको x1 y1 लिख देते हैं, इसको x2 y2 लिख देते हैं और सबका वैल्यू यहाँ पर प्रतिस्थापित करिए और यहाँ पे हल करते हैं। चलिए x2 का वैल्यू कितना है, ऋण 1 है। अब चूंकि देख रहे हैं बिंदुओं में ना यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह आ गया, तो आप यहाँ पे प्रतिस्थापित करते समय चिन्हों का ध्यान में रखेंगे। चलिए ये हो गया, x2 का वैल्यू हमने रख दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो x1 है यह पहले से ही ऋणात्मक है, जो x1 का वैल्यू है ये भी ऋणात्मक है, ऋण में ऋण का गुणा होकर धनात्मक चिन्ह मिलेगा। ठीक है, चलिए एक बार लिख कर आपको दिखाते हैं। ये तो ऋणात्मक चिन्ह पहले से ही ऋण हमने लिख दिया, लेकिन जो x1 है यह क्या है, ऋणात्मक है, ऋण 5 है, ये हमने ऋण 5 लिख दिया। इसको लिख देते हैं कोष्टक में। चलिए इस प्रकार से लिख देते हैं कोष्टक में, इसका वर्ग प्लस यहाँ पे y2 का वैल्यू कितना है 3 है, y1 का वैल्यू 7 है, इसका वर्ग बराबर करणी में यहाँ पर यह हो जाएगा ऋण 1, ऋण में ऋण का गुणा होकर एक धनात्मक ही संख्या आपको प्राप्त होगा, यहाँ पे धन 5 आपको प्राप्त हो जाएगा, इसका वर्ग प्लस विपरीत चिन्ह घट जाएगा, ऋणात्मक संख्या का वैल्यू अधिक है, ऋण 4 बचेगा, इसका वर्ग और हल करते हैं। यहाँ पे विपरीत चिन्ह घट जाएगा, धन 4 बचेगा, 4 का वर्ग धनात्मक और यहाँ पे ऋण 4 है, इसका वर्ग कर देंगे तो धनात्मक ही आपको संख्या प्राप्त होगा, 4 में 4 गुणा कर देंगे आपको 16 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे 4 का वर्ग आपको 16 मिलेगा, प्लस यहाँ पर 16 मिला, 16 आपको 32 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब इसका हम लोग वर्गमूल ज्ञात करेंगे, इसका 32 का गुणनखंड कर देंगे अभाज्य, तो 2 गुणते 2 गुणते 2, इस प्रकार से 5 बार मिलेगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ठीक है, तो यहाँ पे इतना इसका तो जोड़ा बन रहा है, यहाँ से 2 2 वहनिष्ठ हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2 गुणते 2 मतलब यहाँ पे 4 आपको बाहर मिल जाएगा, करणी में 2 इसी प्रकार से रह गया। तो आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको यहीं प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 4 करणी में 2। थर्ड प्रश्न में आपको यहीं 2 बिंदु दिया हुआ है, पहला बिंदु आपको दे दिया गया a कामा b, इसका निर्देशांक यहीं दिया हुआ है, और दूसरे बिंदु का निर्देशांक दे दिया गया ऋण a कामा ऋण b, के बीच की दूरी हमने लिख दिया, फार्मूला तो यहीं लगेगा। चलिए इसको हल करते हैं, सबका वैल्यू प्रतिस्थापित कर देते हैं। यहाँ पे चलिए इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको हम x2 y2 मान लेते हैं। अब x2 की बात करें तो यही है, ऋण a हो जाएगा, और यहाँ पे x1 की बात करें तो a है, तो यहाँ पर चलिए ऋण a हो गया, इसका वर्ग हो गया, प्लस यहाँ पे y2 का वैल्यू दे देगा ऋण b, ऋण का चिन्ह है, y1 का वैल्यू आपको दे देगा है b, इसका वर्ग बराबर करणी में ऋण a जोड़ देंगे, ऋण 2a आपको प्राप्त होगा, इसका वर्ग प्लस यहाँ पे ऋण 2b हो जाएगा, इसका वर्ग। आगे हल करते हैं, करणी में यहाँ पे ऋणात्मक संख्या, इसका वर्ग कर देंगे, धनात्मक संख्या आपको प्राप्त होगा, 2 का वर्ग कर देंगे 4, a का वर्ग कर देंगे a स्क्वायर आपको प्राप्त होगा, प्लस 2 का वर्ग कर देंगे 4,
है ना। ऋणात्मक संख्या धनात्मक ही संख्या प्राप्त होगा। 2 का वर्ग 4 और b स्क्वायर आपको प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं ना कि दोनों ये जो दोनों पद है, दोनों पदों में 4 उभयनिष्ठ है, 4 हम लोग उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 बाहर, कोष्टक में क्या बचा a स्क्वायर, यहाँ पे प्लस b स्क्वायर बचा हुआ है। चलिए 4 है, इसका वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा, आपको मिलेगा 2, तो 2 हम लोग बाहर ले लेते हैं। और करड़ी में क्या बच गया, ये बच गया a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर ये बचा हुआ है। ठीक है, अब इसे चाहे तो कोष्टक में भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से हमने लिख दिया। चलिए यही आपका यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको यहीं प्राप्त हो गया 2 करणी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्रश्न नंबर 2 दे दिया गया, बिंदुओं, आपको 2 बिंदु दिया हुआ है। यहाँ पे पहले बिंदु का निर्देशांक 0 0 है और यहाँ पे दूसरे बिंदु का निर्देशांक 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? ये हमें ज्ञात करना है। चलिए देख लेंगे अनुच्छेद 7.2 है क्या। पहले हम लोग इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, इन दोनों बिंदुओं को नोट करते हैं और 2 बिंदुओं की दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाते हैं। यही 2 बिंदु दे दिए गए थे और सिंपल हमने यहाँ पे फार्मूला नोट कर दिया। चलिए यहाँ पर हम लोग सबका वैल्यू प्रतिस्थापित कर देते हैं। यह करणी में तो रहेगा ही, इसको हम मान लेते हैं x1 y1 और इसको हम मान लेते हैं x2 और यहाँ पे y2 हम मान लेते हैं। अब चलिए सबका वैल्यू प्रतिस्थापित कर दीजिए। यहाँ पे x2 का वैल्यू आपको दे दिया गया 36 ऋण x1 का वैल्यू यहाँ पे 0 दे दिया गया, इसका वर्ग प्लस यहाँ पे y2 का वैल्यू आपको दे दिया गया 15, तो यहाँ पर 15 प्रतिस्थापित कर देते हैं। ऋण y1 का वैल्यू यहाँ पे 0 है, इसका वर्ग, ये हो गया, इसको हटा देते हैं, ऋण 0 है इसको हटाते हैं, केवल यहाँ पे 36 ही है, 36 का आपको वर्ग कर देना है प्लस यहाँ पे आपको 15 का वर्ग करना है। चलिए आप 36 का वर्ग कर दीजिएगा। 36 का वर्ग मतलब 36 का 36 में ही गुणा कर देंगे, 36 का 36 में आप गुणा कर देंगे तो 1296 मिलेगा और 15 का वर्ग कर देंगे, 15 का 15 में गुणा कर देंगे 200 आपको 25 प्राप्त हो जाएगा। चलिए इन दोनों वैल्यूओं को जोड़ देते हैं, करणी में आपको प्राप्त होगा 5 में 6 जोड़ देंगे, 6 5 11, हासिल 1 लगेगा। यहाँ पे 9 में जो 2 जोड़ देंगे 11, एक हासिल यहाँ पे 12 हो गया, फिर आपको एक हासिल लगा, 2 2 4 एक हासिल 5 हो गया और यहाँ पर 1। और इसका जब आप गुणनखंड करेंगे ना, देखिए यहाँ पर आपने 36 का किया और 36 के आगे का ही गुणनखंड आपको मिलेगा, इसमें आपने कुछ जोड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पर इकाई अंक 1 आपको दे दिया गया है ना, तो 9 9 81 होता है, तो यहाँ पर यह 39 का आपको वर्ग प्राप्त होगा, है ना। इसका वर्गमूल आप ज्ञात कर देंगे तो आपको 39 प्राप्त होगा। ठीक है, 39 का 39 में आप गुणा करके देखिएगा। ठीक है, यही आपको प्राप्त होगा। चलिए तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें 39 मिल गया, ये हल हो गया। अब यहाँ पर आपको दे दिया गया था प्रश्न में आगे ना, दिया हुआ है ना, क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? देखते हैं 7.2 में क्या प्रश्न दिया था। अनुच्छेद 7.2 आपको यहीं दिया हुआ है। अब इसी में एक शहर बी, एक अन्य शहर ए से यहाँ पे दिए गए 36 किलोमीटर पूर्व ईस्ट और 15 किलोमीटर उत्तर नॉर्थ की ओर है। आप शहर बी की शहर ए से दूरी बिना वास्तविक मापन के किस प्रकार ज्ञात करेंगे? चलिए यही आपको ज्ञात कर देना था। देखिए आपको यही आकृति बना हुआ है, इसके लिए यहाँ पर एक शहर ए है और यहाँ पर एक शहर आपको यहाँ पे बी दे दिया गया था, इनके बीच की आपको दूरी ज्ञात करना है। आपको यहाँ पे कथन यही दे दिया गया है ना कि जो शहर बी है वह ए से यहाँ पे 36 किलोमीटर पूर्व है, फिर यहाँ पे 15 किलोमीटर यहाँ पे उत्तर की ओर है। ठीक है, 15 किलोमीटर उत्तर जाएंगे, ए से 36 किलोमीटर पूर्व गए हैं, फिर यहाँ से 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में गए हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो सीधी वाली दूरी आपको दिख रही है ना, ए से बी तक डायरेक्ट ये दूरी, यही दूरी हम लोग बिना यहाँ पे वास्तविक मापन के करेंगे। चलिए इसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे दूरी सूत्र तो हम लोग लगाएंगे, उसको हम लोग जानते हैं। अब चूंकि आपको यहीं से चलना स्टार्ट किए हुए हैं ना, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यहाँ पर यह आपका x अक्ष है। ठीक है, यह आपका x अक्ष है क्षैतिज, ये ऊर्ध्वाधर आपका y अक्ष है। यहाँ पर यहीं से आप चलना स्टार्ट करें या फिर बताना स्टार्ट करें एक दूसरे बिंदु की स्थिति, है ना। तो यहाँ पर मूल बिंदु का यही मूल बिंदु हो जाएगा आपका, यहाँ पर निर्देशांक आपको 0 0 मिलेगा। और यहाँ पर बी पर आप कैसे पहुँचे, x अक्ष पर आप गए पहले 36 किलोमीटर और यहाँ पे y अक्ष पर गए हुए 15 किलोमीटर, है ना। इस बी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, पहले x अक्ष पर आए आप 36 किलोमीटर और यहाँ पे y अक्ष पे कितना 15 किलोमीटर, तो यहाँ पर इस बिंदु का निर्देशांक 36 15 है और ए बिंदु का निर्देशांक यही है। ठीक है, अब इन दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। लिखते हैं शहर ए का निर्देशांक
शहर ए का निर्देशांक हमने ज्ञात किया 0 0 तथा शहर बी का निर्देशांक हमने बताया 36,15 है, इसलिए दोनों शहरों के बीच की दूरी, इसको हल करने की आवश्यकता नहीं। अभी आपने इसी बिंदुओं को हल किया है ना, 0 0 0 और 36 15 को अभी आपने हल किया, ठीक है। और हल करने पर आपको मिला था क्या 39, ठीक है। तो यहाँ पे हल करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हल भी करेंगे तभी भी फिर आपको 39 ही प्राप्त होगा। दोनों शहरों के बीच की दूरी यहाँ पे लिख देते हैं 39 किलोमीटर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 दे दिया गया है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, यहाँ पर 3 बिंदु आपको दिया है, 1 5, यहाँ पे पहले बिंदु का निर्देशांक दे देगा 1 5, दूसरे का यहाँ पे 2 3 और ऋण 2 ऋण 11 संरेखी हैं। संरेखी होने का मतलब एक रेखा में है। तो इसको हम लोग किस प्रकार सिद्ध करेंगे, पहले हम लोग इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और फिर हम लोग जोड़ेंगे तो पहले और लास्ट के बिंदु के बीच की दूरी आपको प्राप्त होना चाहिए। जैसे देखिए इसको हम लोग इस प्रकार समझते हैं, मान लेते हैं ABC 3 बिंदु हैं, यहाँ पे A हो गया, B हो गया, C। यदि तीनों बिंदु संरेखी रहेंगे तो आपको किस प्रकार से प्राप्त होगा, मान लेते हैं A और B के बीच की दूरी आपने ज्ञात किया 10 इकाई आपको प्राप्त हुआ, B से C के बीच की दूरी आपको 15 इकाई ज्ञात हुआ। जब A से C के बीच की दूरी आप ज्ञात कर देंगे ना तो इनका योगफल आपको प्राप्त होना चाहिए, कितना प्राप्त होना चाहिए 25 इकाई। यदि 25 इकाई प्राप्त नहीं होगा तो हम लोग बोल देंगे कि ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। यदि इन दोनों का यहाँ पे AB और BC का योगफल यहाँ पे यदि यहाँ पे AC के बराबर आपको प्राप्त नहीं होगा तो हम लोग मतलब कुछ इस प्रकार से आपका जो यह बिंदु हैं कुछ इस प्रकार से होंगे। मान लेते हैं ये 20 आ गया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हो सकता है, जैसे AB हो गया और C यहाँ ना सीधा ना होकर कुछ यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर यह A हो गया, यह B हो गया, यहाँ पर C यह 10 मिला, यहाँ पे 15 मिला और यहाँ से यहाँ तक आपको कितना प्राप्त हो रहा है 20 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यह केवल समझाने के लिए। तब यहाँ पर यदि इन दोनों का योगफल आपको इसके बराबर नहीं प्राप्त होगा, मतलब ये एक रेखा में नहीं है। एक रेखा में रहेंगे तो AB और BC का योगफल AC के योगफल के आपको बराबर प्राप्त होगा, ठीक है। इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए चलिए प्रश्न को हल करते हैं। माना ABC मान लेते हैं, A मान लेते हैं जिसका आप यहाँ आपको निर्देशांक दे गया 1 5 कामा B इसके निर्देशांक 2 3 तथा और इसको C मान लेते हैं ऋण 2 कामा ऋण 11 दिए गए बिंदु हैं। तब हम लोग AB के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। इन दोनों बिंदुओं की यदि हम लोग बीच की दूरी ज्ञात करना रहेगा तो करनी में क्या हो जाएगा, यहाँ पर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे x2 का हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, x2 y2 इसको भी मान सकते हैं और तो आपको इसको x1 y1 मानना पड़ेगा, है ना। आप किसी प्रकार से मानिएगा, हम बाद वाले को भी मतलब पहले वाले को x1 y1 मानते हैं और दूसरे वाले को x2 y2 मानते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि x2 में से x1 घटाना रहता है, तो यहाँ पर इसमें से हम लोग इसको घटाते हैं। जब 2 में से यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, 2 में से 1 घटाना है इसका वर्ग प्लस यहाँ पे y2 में से आपको y1 घटाना रहता है, तो 3 में से हमें 5 को घटाना है और इसका वर्ग। इसको हल कर देते हैं, करनी में हो जाएगा 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 ही मिलेगा, 1 का वर्ग प्लस यहाँ विपरीत चिन्ह घट जाएगा, ऋणात्मक वाली राशि का मान देखिए ऋण 2 बचा इसका वर्ग और हल करते हैं। ये भी बराबर यहाँ पे 1 का वर्ग कर देंगे तो 1 ही मिलेगा, ऋणात्मक संख्या इसका वर्ग कर देंगे धनात्मक संख्या आपको प्राप्त होगा, 2 का वर्ग कर देंगे 4 मिलेगा, यहाँ पे 4 में 1 जोड़ देंगे 5 मिलेगा। यहाँ पर A से B तक के बीच की दूरी आपको प्राप्त हुआ करनी में 5। अब हम लोग B से C तक की भी दूरी ज्ञात कर लेते हैं, लिख देते हैं BC। अब BC की बात करें तो करनी में हो जाएगा, यहाँ पर इसको मान लेते हैं x2 y2 और इसको x1 y1, इसमें से हमें इसको घटाना है ना। तो ये हो जाएगा ऋण 2 और ऋण 2 का यहाँ पे वर्ग प्लस नहीं करनी हम बना रहे हैं कोष्टक में रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे y2 में से हमें y1 घटाना है, तो यहाँ पे ऋण 11 है, इसमें से हमें ऋण 3 करना है, इसका वर्ग। इसको हल करते हैं, समान चिन्ह दोनों पद जुड़ जाएगा, ऋण 4 आपको प्राप्त होगा इसका वर्ग प्लस यहाँ पर भी समान चिन्ह जुड़ जाएगा, यहाँ पे 11 में 3 जोड़ देंगे तो आपको ऋण 14 प्राप्त हुआ इसका वर्ग।
BC बराबर 4 का वर्ग कर देंगे, 4 चौका आपको 16 मिलेगा। ऋणात्मक संख्या धनात्मक आपको प्राप्त होगा, वर्ग भी 16 मिला। चलिए 14 का वर्ग कर देंगे तो 196 मिलेगा, धनात्मक वो भी। ठीक, ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक आपको प्राप्त होगा। चलिए जोड़ देते हैं, 6 6 12 को 2, हासिल 1 लगा। यहाँ पे 9 में 1 जोड़ देंगे 10, और 1 11 को 1, फिर जो 1 हासिल है इसमें जोड़ देंगे। यहाँ पे 212 मिल रहा है, यह BC का वैल्यू प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे A से C तक की दूरी भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। लिख देते हैं AC, यहाँ पे करणी में AC, यहाँ पर यह y2 है, मतलब यह x2 है आपका, यह भुज है। यहाँ पे y2 में मतलब x2 में से x1 घटा देंगे तो ऋण 2 है, ऋण 2 में से जब आप ऋण 1 कर देंगे तो इसका वर्ग प्लस कोष्टक में यहाँ पर यह y2 है, y2 में से y1 घटाते हैं तो ऋण 11 और यहाँ पे ऋण 5 हो जाएगा, ऋण 11 ऋण 5 इसका वर्ग करणी में। यहाँ पे दोनों पद ऋणात्मक है, जुड़ जाएगा, ऋण 3 का वर्ग प्लस यहाँ पे ऋण 16 हो जाएगा, इसका वर्ग। AC बराबर करणी में 3 का वर्ग कर देंगे, 3 3 9 आपको प्राप्त होगा, वो भी धनात्मक ही प्राप्त होगा, प्लस 16 का वर्ग कर देंगे 256 मिलेगा आपको। चलिए इसको हम लोग जोड़ देते हैं, जो कि आपको प्राप्त होगा 9 6 15 को 5, 1 हासिल बना, 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6, और यहाँ पे 2। ठीक है, जो कि आपको ना इनका योगफल AB, यहाँ पे हमने आपको कुछ इस प्रकार से बताया था कि यहाँ पे A हो गया बिंदु, यहाँ पे B हो गया, यहाँ पर C बिंदु हो गया, तो AB और BC का योगफल AC के बराबर आना चाहिए। लिखते हैं, अब यहाँ पे AB प्लस BC बराबर आपको AC प्राप्त होना चाहिए संरेख होने के लिए, संरेखी होने के लिए तीनों बिंदुओं को। तो यहाँ पे AB का वैल्यू आपको करणी में 5 प्राप्त हो रहा है, प्लस यहाँ पे BC का वैल्यू आपको करणी में 212 प्राप्त हो रहा है, तथा AC का वैल्यू आपको करणी में 265 प्राप्त हो रहा है, जो कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पे लिख भी देते हैं, संरेखी जिस प्रकार से लिखा हुआ है, संरेखी लिख देते हैं, होने के लिए, संरेखी होने के लिए AB प्लस BC बराबर AC हमें प्राप्त होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि यह दोनों वैल्यू मतलब इसको करणी में ही है, इसको हम लोग जोड़कर ये हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि AB प्लस BC बराबर नहीं है, इसलिए दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है, इसलिए दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है या असंरेखी है, यह भी आप लिख सकते हैं। यह आप किसी भी क्रम में कर सकते हैं। AB प्लस BC बराबर यहाँ पे AC, मतलब यह किसी प्रकार से आपको बराबर नहीं प्राप्त होगा, है ना। चाहे तो आप इनको किसी क्रम में जोड़ें, है ना। जैसे यहाँ पर AB और प्लस AC कर देंगे आप ना, AB प्लस AC भी करेंगे तभी भी यहाँ पर BC के आपको बराबर यहाँ पे प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पे लिख देते हैं, तथा हम BC और प्लस AC ले लेते हैं। ठीक है, अब कौन सा बचा है, BC प्लस AC हमने ले लिया, यह बराबर AB के यहाँ पर यह किसी प्रकार से आप तीन प्रकार से एक क्रम बन रहा है, आप तीनों प्रकार से चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पे जो तीनों बिंदु हैं ये संरेखी प्राप्त नहीं हो रहे, इसलिए हमने लिख दिया कि दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। तो प्रश्न नंबर 3 हल हुआ। प्रश्न नंबर 4 दे दिए गए, जांच कीजिए कि क्या बिंदु यहाँ पे 5 ऋण 2 6 4 और 7 ऋण 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यदि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष रहेंगे तो वो किस प्रकार से रहेंगे। मान लेते हैं एक त्रिभुज हम लोग बना देंगे, तो यहाँ पे यदि शीर्ष रहेंगे तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर रहती है ना। तो यहाँ पे हम लोग 2-3 क्रम में चेक करेंगे, पहले इन दोनों भुजाओं को चेक करेंगे, फिर इन दोनों भुजाओं को, और पहले और लास्ट बिंदु को लेकर हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे दो भुजाएं बराबर यदि प्राप्त होगा तो यहाँ पे यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा, अन्यथा यहाँ पे नहीं होगा। त्रिभुज के दिए गए शीर्ष को हम लोग ABC मान लेते हैं, लिख देते हैं माना, और फिर हम लोग देखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। दो भुजाएं बराबर मिलेगी तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अन्यथा नहीं। माना त्रिभुज के शीर्ष आपको दिया हुआ है A मान लेते हैं एक को, यहाँ पर पहला निर्देशांक आपको दिया हुआ है 5
ऋण 2 कामा एक को मान लेते हैं बी जो दे दिया गया है 6,4 तथा यहाँ पे लास्ट वाला दिया हुआ है सी जिसको हम मान लेते हैं 7 ऋण 2 है। जो शीर्षों के दिए गए निर्देशांक थे उसे हमने ए बी सी मान लिया, यही है। अब हम लोग सबका यहाँ पे वैल्यू ज्ञात कर देते हैं। ए बी यहाँ पे जो शीर्ष है तो यहाँ पे भुजा ए बी की लंबाई ज्ञात करते हैं, भुजा बी सी की, और यहाँ पे ए सी की ज्ञात करते हैं। लिख देते हैं अब, या फिर तब लिख दीजिए यहाँ पे ए बी बराबर, यहाँ पे करनी में हो जाएगा x2 माइनस x1, यहाँ पे हो जाएगा 6 ऋण 5 हो गया। ठीक है, x2 में से हमने x1 घटा दिया, जो बाद वाला है उसे x2 y2 मान लेते हैं, और जो पहले वाला है उसे x1 y1 मान लेते हैं, और इसका वर्ग प्लस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर रहता है y2 माइनस y1, तो यहाँ पर ये y2 है, ये आपका y1 है, y2 के स्थान पर 4, और यहाँ पे देखिए लीजिए फार्मूले में ही ऋण रहता है और ये पहले से ही ऋण आ गया, तो ऋण में ऋण का गुणा होकर धनात्मक हो जाएगा, यह धन 2 हो गया, इसका वर्ग। अब इसको हल करते हैं, यहाँ पे विपरीत चिन्ह घट जाएगा, आपको 1 प्राप्त हुआ, 1 का वर्ग प्लस 4 में 2 जोड़ देंगे 6 का वर्ग, यहाँ पर होगा 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36, और यहाँ पे जोड़ देंगे तो करणी में आपको 37 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे बी सी का वैल्यू ज्ञात कर देते हैं। बी सी का वैल्यू होगा करणी में, बी सी की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे x2 में से x1 घटा देंगे तो 7 में से 6 घटाना पड़ेगा, 7 में से 6 घटा देंगे इसका वर्ग, प्लस यहाँ पे y2 में से y1 को ऋण 2, और यहाँ पर हो जाएगा ऋण 4 इसका वर्ग, बराबर 7 में से 6 घटा देंगे तो एक बचेगा, 1 का वर्ग प्लस दोनों विपरीत ही चिन्ह है, यहाँ पे जोड़ जाएगा ऋण 6 का यहाँ पे वर्ग हो गया, बराबर 1 का वर्ग कर देंगे 1 ही मिलेगा, और ऋणात्मक संख्या इसका वर्ग कर देंगे तभी आपको धनात्मक ही संख्या मिलेगा, 6 का वर्ग 36 मिलेगा, और बराबर किधर हो जाएगा, 36 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 37 प्राप्त हुआ। यहाँ पे 2 भुजाएं आपको बराबर प्राप्त हो रहा है ना। अगला भी चलिए चेक कर देते हैं, ए सी का भी वैल्यू चेक कर देते हैं। करणी में यहाँ पे यह ए शीर्ष है, यहाँ पे यह सी शीर्ष है, चलिए यहाँ पर इसे x1 y1 और इसे x2 y2, तो यहाँ पे x2 में से x1 घटाते हैं तो 7 में से हमने 5 घटा दिया, x2 में से x1 घटा दिया इसका वर्ग, प्लस यहाँ पे यह हो गया y2, और यहाँ पे ऋण y1 का वर्ग, तो यहाँ पे ऋण में ऋण का गुणा होकर धनात्मक हो जाएगा 2 इसका वर्ग, बराबर करणी में यहाँ पे अंतर हो जाएगा 2 का वर्ग आपको प्राप्त होगा, यहाँ विपरीत चिन्ह घट जाएगा, 0 का आपको वर्ग मिलेगा, मतलब 0 ही आपको प्राप्त हुआ। यहाँ पर 2 का वर्ग कर देंगे 4, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपको 2 ही प्राप्त होगा। केवल हमें इनसे मतलब था कि यहाँ पे 2 भुजाएं बराबर प्राप्त होनी चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज के लिए, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं, जो हमने दिखाया यही है करणी में 37, 2 भुजाएं बराबर हैं, अतः दिए गए इस प्रकार से लिखते हैं, दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, और यही इस प्रश्न का हल है। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाए गए। कुछ इसी प्रकार से है, यहाँ पे आकृति इसी प्रकार से बनाई, यह स्तंभ है, ठीक है, और इधर पंक्तियों को दर्शाया गया है। आगे दिया हुआ है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। मतलब यहाँ पे चमेली सहमत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो चंपा है वो बोल रही कि क्या हम लोग वर्ग में बैठे हुए हैं। तो देख लीजिए कुछ इसी प्रकार से आकृति में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे यदि हम लोग ए की बात करें, ए बिंदु का शीर्ष की बात करें, है ना, शीर्षों से ही हम लोग बताएंगे। अच्छा, वर्ग हम लोग बोलेंगे कब? वर्ग में यहाँ पर
केवल हम लोग भुजाओं की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे ए बी की हम लोग ज्ञात कर देंगे, यहाँ पे सी डी की, है ना। यहाँ पे चारों भुजाओं को हमें ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। जो इस प्रकार से हम लोग मिलाएंगे ए बी, फिर बी सी, ठीक है, और फिर यहाँ पे सी डी, और फिर यहाँ पे ए डी, इन चारों भुजाओं को बराबर होना चाहिए। वर्ग के लिए चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। और साथ साथ यहाँ पे हम लोग कोण तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग ये सिद्ध कर देना कि यहाँ पे विकर्ण बराबर है, ठीक है। यहाँ पे बी डी और यहाँ पे ए सी, यह विकर्ण बराबर हो गया, तो यह एक वर्ग आपको प्राप्त होगा, ठीक है। एक वर्ग होने के लिए यहाँ पर बताते हैं आपको, जैसे यहाँ पर ये एक वर्ग हो गया, यहाँ पे ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हम लोग सिद्ध कर दें। साथ साथ यहाँ पे यदि हम लोग विकर्णों को बराबर दिखा दें, इस विकर्ण को और यहाँ पे इस विकर्ण को, यदि हम लोग विकर्णों को बराबर दिखा देंगे तो इस प्रकार से आपको एक वर्ग प्राप्त होगा, ठीक है। यदि यहाँ पे विकर्ण बराबर आपको नहीं प्राप्त हुआ, मतलब चारों भुजाएं बराबर नहीं प्राप्त हुई या फिर दोनों विकर्ण बराबर नहीं हुए, तो हम लोग बोल देंगे कि यहाँ पे यह वर्ग नहीं है, ठीक है। वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए? चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, साथ साथ विकर्ण को बराबर होना चाहिए, है ना। यदि मान लेते हैं चारों भुजाएं बराबर आपको प्राप्त हो रहा है और विकर्ण बराबर नहीं है, इसका मतलब है आपको समचतुर्भुज प्राप्त हो रहा है ना, जिसमें चारों भुजाएं बराबर रहती हैं, जो कुछ इस प्रकार से बनता है। जैसे मान लेते हैं इसी प्रकार से कुछ बना, ठीक है, जिसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं, विकर्ण यहाँ पर बराबर नहीं होता है ना, एक बड़ा एक छोटा रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से बनेगा, ये वाला बड़ा हो गया, यह छोटा है, और यहाँ पे जो चारों भुजाएं वो बराबर हैं, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज प्राप्त होता है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग चारों भुजाओं को देखते हैं और साथ साथ इनके विकर्णों को देखते हैं, है ना। और यहाँ पे सबका निर्देशांक पहले हम लिख देते हैं ना, कि यहाँ पे ए का निर्देशांक क्या होगा। देखिए, ए तक पहुँचने के लिए आप किस प्रकार से चलेंगे? स्तंभ पर कितना इकाई चलेंगे? 1 2 3, 3 इकाई यहाँ पर चलें, और यहाँ पे पंक्ति में कितना जाएंगे? 4 इकाई। तो इसका निर्देशांक क्या है? 3 4, ठीक है, 3 4। यहाँ पे 3 इकाई स्तंभ पे चले और 4 इकाई यहाँ पे पंक्ति पे, है ना। तब यहाँ पे इस बिंदु तक पहुँच पाए, ये जो भी लड़की बैठी हुई है, मतलब ए बिंदु तक आप पहुँच पाए। चलिए, डी पर किस प्रकार से पहुँचेंगे? यहाँ पर स्तंभ पर 6 इकाई पहले चले, तो यहाँ पे यह भुज ही समझ लीजिए, ठीक है, इसको x अक्ष समझ लीजिए और इसको y अक्ष। तो यहाँ पर भुज पर आप चले 6 इकाई और y अक्ष पे कितना? केवल 1 इकाई। तो यहाँ पे 6 1 इस बिंदु का निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? यहाँ पर आप आए 9 इकाई, 9 इकाई और 4 इकाई यहाँ पर ऊपर तक जा रहे हैं, तो यहाँ पे 9,4, ठीक है। इस बातों को आप ध्यान में रखेंगे, 9 4, ठीक है। और इस बिंदु को देखते हैं, तो यहाँ पर आएंगे पहले 6 इकाई, है ना, पहले आप यहाँ पर आने के लिए 6 इकाई, फिर यहाँ पर जाएंगे 7 इकाई, ठीक है। तो 6 इकाई, फिर आप गए 7 इकाई, ठीक है। और सबको हम लोग नोट करते हैं ना, इन बिंदुओं को नोट करते हैं और यहाँ पे चारों भुजाओं को बाउंड्री ज्ञात करते हैं, साथ साथ विकर्ण को भी ज्ञात करते हैं। लिखते हैं, कक्षा में बैठे चारों मित्रों के निर्देशांक, यहाँ पर हमने आपको बताया कि ए का निर्देशांक हमने ज्ञात किया था 3 4, यह ज्ञात किया। चलिए, बी का निर्देशांक हमने ज्ञात किया था 6 7, ठीक है, कामा। सी का निर्देशांक हमने बताया था, सी का 9 4 आया हुआ है, ठीक है। और डी का निर्देशांक हमने ज्ञात किया तथा यहाँ पे डी का निर्देशांक 6 1 था, 6 1 है। इन बिंदुओं के हमने निर्देशांक लिख दिए। लिखते हैं, यहाँ पे चारों मित्रों को वर्ग में होने के लिए हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? हमने बताया कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए डी लिख दीजिए, ठीक है। यह तथा विकर्ण, जो इस प्रकार से विकर्ण बन रहा है, वह बराबर होना चाहिए। विकर्ण क्या होगा? बी डी बराबर ए सी। चलिए, तो इन सब का हम लोग वैल्यू ज्ञात करते हैं, लिख देते हैं। अब यहाँ पे ए बी का वैल्यू हम लोग ज्ञात करते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा करणी में। यहाँ पे ए बी की बात करें तो यहाँ पे यही आपका x2 है, ये आपका x1 हो गया। 6 में से आपको 3 को घटाना है, 6 में से 3 घटा देंगे, इसका वर्ग, प्लस यहाँ पे 7 में से 4 घटा देंगे, 7 में से 4 घटा देंगे, इसका वर्ग। यहाँ पे ये हो गया करणी में, यहाँ पर घटा देंगे, अंतर हो जाएगा 3 का वर्ग, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे 4 3 7, यहाँ पर भी 3 बचा, 3 का वर्ग,
यहाँ पे 3 का वर्ग कर देंगे तो 9 और प्लस यहाँ पे 3 का वर्ग कर देंगे तो 9 9 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको करणी में 18 प्राप्त हो रहा है। चलिए इसको इसी प्रकार से रहने देते हैं। चलिए ये भी हो गया कामा। अब यहाँ पर बी सी का वैल्यू ज्ञात करते हैं, जो कि हो जाएगा करणी में। अब बी और सी बिंदु का ज्ञात कर देना है, तो यह आपका x2 बना है ना, x2 में से यहाँ पे 6 को घटाते हैं ना, x2 में से x1 को, तो यहाँ पे 9 हो गया, 9 में से हमें 6 को घटा देना है, इसका वर्ग प्लस यहाँ पे 4 में से यहाँ पे 7 को घटा देते हैं, तो यहाँ पे 4 हो गया, इसमें से हम 7 को घटाते हैं, इसका वर्ग बराबर विपरीत चिन्ह घट जाएगा, आपको 3 प्राप्त होगा। 3 का वर्ग, विपरीत चिन्ह घटेगा, ऋणात्मक राशि का मान अधिक है, यहाँ प्लस हो गया, ऋण 3 का यहाँ पे वर्ग हो गया। चलिए इसको और हल करते हैं। 3 का वर्ग हो जाएगा 9, यहाँ पे ऋणात्मक संख्या, इसका वर्ग करेंगे धनात्मक ही प्राप्त होगा, 3 तिहाई 9 प्राप्त हुआ। 9 में 9 जोड़ देंगे, यहाँ पे करणी में 18, यहाँ पर ठीक है कामा। बी सी हो गया। अब किसका हम लोग ज्ञात करते हैं, सी डी का। चलिए करणी में यहाँ पे ये सी हो गया, डी हो गया, तो यहाँ पे यही आपका x2 है, x2 में से x1 को घटाते हैं, यहाँ पे से 6 में से हमने 9 को घटा दिया और इसका वर्ग प्लस यहाँ पे 1 में से यहाँ पे y2 में से यहाँ पे y1 को घटाते हैं, 1 में से हमने 4 को घटा दिया, यहाँ पे वर्ग ये 4 है, बराबर विपरीत चिन्ह घटेगा, ऋणात्मक वाली राशि का मान अधिक है, ऋण 3 बचेगा, इसका वर्ग प्लस यहाँ पे विपरीत चिन्ह घटेगा, ऋणात्मक वाली राशि का मान अधिक है, ऋण 3 का यहाँ पे वर्ग हो गया, यहाँ पर भी ऋण 3 का वर्ग कर देंगे तो 9 ही प्राप्त होगा, करणी में 9 प्लस यहाँ पे ऋण 3 का वर्ग कर देंगे तभी भी 9 मिलेगा, 9 में 9 जोड़ देंगे, यह आपको फिर 18 प्राप्त हुआ। तथा एक लास्ट जो बचा हुआ है ना, ए डी कह लीजिए या डी ए कह लीजिए, चलिए ए डी लिख देते हैं। करणी में ए डी एम लिखा हुआ, चलिए इसी को हम लोग x2 y2 मानते हैं, तो 6 में से 3 को घटाते हैं, 6 ऋण यहाँ पे 3 हो गया, इसका वर्ग प्लस यहाँ पे करणी में जो यहाँ आपका y2 है, y2 में से यहाँ पे y1 घटा देते हैं, 1 में से 4 घटाते हैं, 1 में से हमने 4 घटा दिया, इसका वर्ग विपरीत चिन्ह घट जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, 3 का वर्ग विपरीत चिन्ह घटेगा, ऋणात्मक वाली राशि का मान अधिक है, यही बचेगा, 3 का वर्ग कर देंगे तभी भी आपको 9 प्राप्त होगा, ऋण 3 का वर्ग कर देंगे तभी भी आपको 9 ही प्राप्त होगा, 9 में 9 जोड़ देंगे, यहाँ पर करणी में आपको 18 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे चतुर्भुज ही फिलहाल में हम लोग बोल सकते हैं, चतुर्भुज की यहाँ पे चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पे ये वर्ग भी हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है ना, तो चारों भुजाएं तो बराबर हैं। अब हम लोग विकर्ण को भी चेक करते हैं, लिख देते हैं बी डी बराबर, ये करणी में हो जाएगा, देख लेते हैं, यह बी हो गया, यह डी हो गया, तो इसी को हम लोग x1 y1, इसको x2 y2 मानते हैं, तो यहाँ पे 6 में से 6 घटाते हैं ना, नहीं बी डी है, ठीक है, तो यहाँ पे 6 में से 6 घटा देंगे तो आपको यहाँ पे 0 मिलेगा, 6 में से 6 घटा देंगे और इसका वर्ग प्लस यहाँ पे बी डी का ज्ञात करें ना, तो यहाँ पर 1 में से हमें क्या कर देना है, 7 को घटाना है। ठीक है, 1 में से 7 को घटा देना है, 1 में से 7 को घटाएंगे, इसका वर्ग बराबर 6 में से 6 घट गया, ये 0 हो गया, 0 का वर्ग कर देंगे 0, मतलब यह पद ही समाप्त हो गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं, विपरीत चिन्ह घटेगा, यहाँ पे ऋण आपको 6 बचा, इसका वर्ग कर देंगे तो आपको 6 का वर्ग आपको 36 ही प्राप्त होगा, और यहाँ पे चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे 36 मिलेगा, 36 का वर्गमूल आप ज्ञात कर देंगे तो 6 प्राप्त होगा, ये हो गया, बी डी का हमने ज्ञात कर दिया, और हम लोग ए सी का भी वैल्यू ज्ञात करना है ना, ए सी एक विकर्ण है, तो ये हो गया करणी में, देख लीजिए यह ए हो गया, यह सी बिंदु है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, तो यहाँ से x2 में से यहाँ पे x1 को घटाते हैं, तो 9 में से आपको 3 को घटाना है, 9 में से हमने 3 को घटा दिया, चलिए यहाँ पर वर्ग हो गया, प्लस यहाँ पर 4 में से ए सी है ना, 4 में से हमें 4 को घटाना है, तो यहाँ पर भी 0 हो रहा है, 4 में से 4 घटा देंगे, इसका वर्ग विपरीत चिन्ह घटेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, 6 का वर्ग, यहाँ पे ये तो घट जाएगा, 4 में 4 घट कर 0, यह पद ही समाप्त हो गया, 6 का वर्ग कर देंगे तो आपको करणी में 36 प्राप्त होगा, इसका वर्गमूल आपको 6 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे ठीक है, देख रहे हैं कि विकर्ण भी आपको बराबर प्राप्त हो रहा है, लिख देते हैं यहाँ ए बी बराबर बी सी बराबर हमें सी डी तथा ए डी यह प्राप्त हुआ, तथा हमें विकर्ण यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ भुजाएं करके लिख देते हैं, भुजाएं हमें बराबर मिल रही हैं सभी, तथा विकर्ण यहाँ पे बी डी बराबर ए सी लिख देते हैं। अतः चंपा और चमेली एक दूसरे से बातचीत कर रही थी, तो यहाँ पे चंपा बोल रही थी ना
कि क्या तुम नहीं सोचती कि चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि यहाँ पे ABCD एक वर्ग है। तो चमेली कहती है मैं सहमत नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना था कि दोनों में से किसका कथन सही है। तो यहाँ पे चंपा सही था, चंपा जो थी वो सही थी, क्योंकि यहाँ पर हमने हल करके देखा ना, तो ABCD हमें क्या एक वर्ग प्राप्त हुआ। अतः चंपा सही थी, ABCD एक वर्ग है, ये हमने सिद्ध करके देखा। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 हल हुआ। प्रश्न नंबर 6 दे दिए गए, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। तो इस प्रकार से हमें बिंदु दे दिए गए हैं, 4 बिंदु दिए हुए हैं। अब चलिए इनको हम लोग हल करते हैं ना। तो यहाँ पर 4 बिंदु दे दिए गए, चारों बिंदुओं को हम नोट करते हैं और यहाँ पे ABCD मानते हैं और इसको हल करके हम लोग देखते हैं कि इनकी भुजाएं देखते हैं कि पहले बराबर हैं कि नहीं। पहले हम लोग चारों भुजाओं को देखें, अगर चारों भुजाएं बराबर आ गई तो फिर उसको विकर्णों के बारे में भी चर्चा करेंगे, है ना। चलिए इसको हम लोग नोट करते हैं, लिखते हैं। माना दिए गए बिंदु, हम ABCD मान लेते हैं ताकि हम लोग आसानी से इनका वैल्यू ज्ञात कर पाएँ, है ना। इनकी दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कर पाएंगे। माना दिए गए बिंदु, यहाँ पे A मान लेते हैं जो कि दिया गया है ऋण 1 ऋण 2, इसके निर्देशांक कामा। B मान लेते हैं, इसका निर्देशांक आपको दिया गया 1 0, और यहाँ पे कामा। C मान लेते हैं जो कि दिया गया ऋण 1 2, तथा जो D है यहाँ पे लिख देते हैं D ऋण 3 कामा 0 है, ये हमने लिख दिया। तब यहाँ पे AB के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। AB बराबर ये हो जाएगा, करणी में हम हमेशा पहले वाले को x1 y1 मानेंगे और बाद वाले को x2 y2 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x2 और यहाँ पे इसको हम लोग घटाते हैं, तो यहाँ पे 1 और ऋण चिन्ह मतलब फार्मूले में ही रहता है और ये पहले से ही ऋण है, तो ऋण में ऋण का गुणा होकर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होगा। धनात्मक हो गया प्लस, यहाँ पे इसका वर्ग हो गया प्लस, यहाँ पे y2 है, यहाँ पे 0 में से इसको घटा देंगे, ऋणात्मक चिन्ह फार्मूले में होता है, इसको धनात्मक कर देगा, तो यहाँ पे 0 हो गया, धन यहाँ पे 2 का यहाँ पे वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करणी में 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, 2 का यहाँ पे वर्ग प्राप्त हो गया, प्लस यहाँ पर भी आपको 2 ही बचा है, 2 का वर्ग, यहाँ पे 2 का वर्ग कर देंगे 4, प्लस यहाँ पे 2 का वर्ग कर देंगे तो 4 मिलेगा। 4 में 4 जोड़ देंगे तो आपको 8 प्राप्त हुआ, कामा। ये भी हो गया। अब हम लोग BC का वैल्यू ज्ञात कर देते हैं। BC का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, x2 में से x1 घटा देते हैं, यहाँ पे ऋण 1 और यहाँ पे ऋण चिन्ह तो पहले से ही रहता है, यहाँ पे ऋण 1 हो जाएगा, इसका वर्ग प्लस यहाँ पे y2 का वैल्यू ये है, इसमें से इसको घटा देंगे, 2 में से 0 घटा देंगे, इसका वर्ग बराबर यहाँ पे दोनों आपस में जुड़ ही जाएगा, ऋण 2 मिलेगा, इसका वर्ग प्लस यहाँ पे 2 का वर्ग हो जाएगा। ऋणात्मक संख्या इसका वर्ग कर देंगे तभी भी आपको 4 प्राप्त होगा, और यहाँ पे 2 का वर्ग कर देंगे तभी भी आपको 4 मिलेगा। 4 में 4 जोड़ देंगे आपको 8 मिलेगा। यहाँ पे एक करणी में 8 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर भी। चलिए BC हो गया। अब यहाँ पर हम लोग CD को ज्ञात कर देते हैं। CD का वैल्यू आपको प्राप्त होगा, इसमें से हम लोग को इसको घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऋण 3 है और यहाँ पे फार्मूले में ही रहता है ऋणात्मक, ऋण में ऋण का गुणा होकर धनात्मक हो जाएगा, धन 1 हो गया, इसका वर्ग प्लस कोष्टक में y2 है 0 और फिर यहाँ पे ऋण और यहाँ पर ये 2, इसका वर्ग। और यहाँ पे जो भी आपको बिंदु दे गए ना, इसको यदि आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे ना तो आप तुरंत ही देख पाएंगे कि क्या प्रकार है उनका, क्या है क्या नहीं है ना, तुरंत ही आप देख लेंगे। चलिए इसको और हल करते हैं। तो यहाँ पर विपरीत चिन्ह घट जाएगा, यहाँ पर ऋण 2 का आपको वर्ग प्राप्त होगा, चलिए कोष्टक में करके लिखते हैं, और प्लस यहाँ पर भी ऋण 2 का आपको वर्ग प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर ऋणात्मक संख्या इसका वर्ग कर देंगे तभी भी 4, और यहाँ पर भी आपको 4 ही प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर करणी में 8 मिला, ये हो गया। और आपको AD को भी चेक करना पड़ेगा, जो तो चौथी भुजा है, AD को चेक करते हैं। इसको यहाँ पे x2 y2 मानते हैं, तो यहाँ पे ऋण 3 है, इसमें से इसको हमें घटाना है। ठीक है, घटाना है तो पहले से ऋण चिन्ह है, ये धनात्मक हो जाएगा। यहाँ पे करणी में ऋण 3 और ऋण में ऋण का गुणा होकर यह धनात्मक हो गया, धन 1, इसका वर्ग प्लस यहाँ पे y2 का वैल्यू है 0 और ऋण का चिन्ह रहता है और पहले से ये ऋणात्मक है, तो ऋण में ऋण का गुणा होकर हो गया धनात्मक 2, इसका वर्ग। चलिए विपरीत चिन्ह यहाँ पर घटेगा, यहाँ पे ऋण 2 का आपको वर्ग मिलेगा प्लस यहाँ पर 2 का वर्ग, यहाँ पे इसका वर्ग कर देंगे तो आपको 4 मिलेगा,
और यहाँ पर इसका वर्ग कर देंगे तो आपको 4 मिलेगा। 4 में 4 जोड़ देंगे, करड़ी में आपको 8 प्राप्त हुआ। चलिए यहाँ पे चारों भुजाएं तो आपको बराबर प्राप्त हुआ। यहाँ पे हो सकता है कि आपको वर्ग भी प्राप्त हो सकता है या फिर समचतुर्भुज प्राप्त हो सकता है ना। चलिए तो यहाँ पर हम लोग साथ साथ यहाँ पे विकर्णों को भी देख लेते हैं। इस यहाँ पे जो भी चतुर्भुज बन रहा है, अब हम लोग विकर्णों को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे AC को चेक कर लेते हैं ना, लिख देते हैं। अब विकर्ण हम लिख देते हैं, ठीक है। विकर्ण यहाँ पे लिखते हैं AC, A है C है, तो यहाँ पे इसकी लंबाई हो जाएगा। यहाँ पे इसमें से इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पे ऋण 1 है और यहाँ पे ऋण में ऋण का गुणा होकर यह धनात्मक हो जाएगा। यह धन 1 हो गया, इसका वर्ग प्लस यहाँ पे दूसरे कोष्टक में यहाँ पे 2 है और ऋण चिन्ह तो पहले से ही रहता है और यहाँ पर ये भी ऋणात्मक हो गया, तो ऋण में ऋण का गुणा होकर धनात्मक हो जाएगा, इसका वर्ग। विपरीत चिन्ह यहाँ पर घट जाएगा, है ना। यह 0 हो गया, यह पद ही समाप्त हो गया। 2 में 2 जोड़ देंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 का वर्ग और करणी में है सब कुछ, तो यहाँ पे इसका वर्ग कर देंगे तो आपको 16 प्राप्त होगा। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो फिर आपको 4 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मिल रहा है, ये हो गया। और BD विकर्ण को देखते हैं। करणी में BD की बात करें तो यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे x2 y2 माने हुए हैं, तो यहाँ पे ऋण 3 और यहाँ पे इसको ले लेते हैं। ऋण 3 और ऋण का चिन्ह यहाँ पे 1 दे दिया गया है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस यहाँ पे कोष्टक में यहाँ पर यह है 0, ठीक है। यह 0 है और यहाँ पर भी 0 है, 0 ऋण 0 इसका वर्ग। तो ये इस पद को तो हटा ही देते हैं क्योंकि सब कुछ 0 हो जाएगा। यहाँ पे ऋण में ऋण जोड़ देंगे तो यहाँ पे मतलब ऋण 3 और ऋण 1 को जोड़ देंगे, ऋण 4 मिलेगा, इसका वर्ग। यहाँ पे वर्ग कर देंगे तो आपको मिलेगा 4 का वर्ग 16 मिलेगा। ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या प्राप्त होगा और 16 का वर्गमूल आपको 4 प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि विकर्ण भी आपको बराबर प्राप्त हो रहा है ना। और तो लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा यहाँ पर भुजाएं करके लिखते हैं, तथा यहाँ पे विकर्ण AC बराबर BD है, अतः दिए गए बिंदु या बिंदुओं से एक वर्ग प्राप्त होता है। यही चतुर्भुज है, जो चतुर्भुज का प्रकार है, यहाँ पर यह वर्ग है, प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला तो हल हो गया। सेकंड प्रश्न में यही आपको 4 बिंदु दे दिए गए हैं। अब इन चारों बिंदुओं की बात करें ना, तो यदि आप ग्राफ पेपर पर इसको बनाएंगे ना, अभी हम लोग इसको बनाएंगे भी कापी पर, ठीक है। यहाँ पर 3 बिंदु एक ही रेखा में आपको प्राप्त हो रहे हैं ना, और एक बिंदु अलग से आपको प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से इन बिंदुओं द्वारा ना एक त्रिभुज की रचना हो गई। यदि आप बनाएंगे तो एक त्रिभुज प्राप्त होगा, न कि यहाँ पे चतुर्भुज प्राप्त होगा, है ना। तो चलिए इन बिंदुओं को हम मान लेते हैं, ABCD मान लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको आप चाहें तो ग्राफ पेपर पर भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे पेपर पर बना के आपको दिखाएंगे। लिखते हैं, माना दिए गए बिंदु यहाँ पे A, जिसका यहाँ पे निर्देशांक हम लिख देते हैं ऋण 3 5 दिया हुआ है, B 3 1 दिया हुआ है, 3 कामा 1, C का दिया हुआ है ना 0 3 दे दिए गए, तथा इसको हम लोग लास्ट वाले को बिंदु को D मान लेते हैं, जो कि है ऋण 1 और ऋण 4 है, ठीक है। इस प्रकार से हमने इतना कुछ मान लिया। अब चलिए यहाँ पर हम लोग कार्तीय तल बनाते हैं। यहाँ पे क्षैतिज x अक्ष खींचते हैं, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर y अक्ष खींचते हैं, और यहाँ पे देख लेते हैं कि x अक्ष पर हमें अधिकतम कितना जाना है, 3 3 0, यहाँ पे ऋण 1, मतलब मैक्सिमम हमें 3 तक जाना है, और ऋणात्मक में भी ऋण 3 तक जाना है। अच्छा, y अक्ष पर देखते हैं कि यहाँ पर 5 तक अधिकतम हमें जाना है धनात्मक दिशा में, ठीक है, और ऋणात्मक दिशा में हमें ऋण 4 तक जाना है ना। तो इस बातों का ध्यान में रखते हुए यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष हम खींचकर आपको दिखाते हैं। इस प्रकार से हमने कार्तीय तल बना लिया। चलिए सभी बिंदुओं को हम बनाते हैं। यहाँ पर ऋण 3 और 5 है, देखिए। तो इसके लिए इस बिंदु को हम लोग किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, x अक्ष पर हमें जाना है कितना, ऋण 3, तो यहाँ से मूल बिंदु है, यहाँ से ऋण 3 जाएंगे, तो यहाँ पे दाहिने धनात्मक दिशा, बाएं ऋणात्मक दिशा, तो यहाँ पे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 यहाँ पर आए, और y अक्ष पे हमें जाना है धन 5, तो यहाँ पे 5 के सीधे तक जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, इसके सीधे तक 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई, इसी पर हमें यहाँ पर आना है 5 इकाई, ठीक है।
यहाँ पर, ठीक है, यह बिंदु आपको प्राप्त होगा यहाँ पे ऋण 3 और यहाँ पे 5 के सीधे तक हम लोग यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे ऋण 3 के हम लोग सीधे पर आए हुए हैं। तो यह बिंदु हमें मिला हुआ है ए, यहाँ पे ऋण 3 और हमें 5 प्राप्त हुआ, यह बिंदु मिला। चलिए यहाँ पे 3 और 1 है ना, तो यह अक्ष पे हमें कितना जाना है, 3 इकाई, 1 2 3 इकाई धनात्मक और 1 इकाई ऊर्ध्वाधर ऊपर, वो भी धनात्मक है ना, यह प्रथम चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर आपको बिंदु मिला बी जो कि है 3 1। चलिए यहाँ पे सी की बात करें तो 0 3 दे दिया गया, मतलब एक्स अक्ष पे आपको कहीं नहीं जाना है ना, एक्स अक्ष का निर्देशांक आपको 0 दे दिया गया, मतलब आपको इसी लाइन पे रहना है, ठीक है। दाहिने जाएंगे तो धनात्मक मिलेगा, बाएं जाएंगे तो ऋणात्मक। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे वाई अक्ष पर ही रहेंगे, है ना, जरा सा भी दाहिने गए तो ये एक्स अक्ष का वैल्यू धनात्मक आएगा, वाई अक्ष का वैल्यू यदि बाएं जाएंगे तो ऋणात्मक। और देख लीजिए यहाँ पर मूल बिंदु से एक्स अक्ष पे आपको दाहिने बाएं कहीं नहीं जाना है, लेकिन यहाँ पर वाई अक्ष पे जाना है कितना, 3, तो यहाँ पे 1 2 3 इकाई जाएंगे तो यहीं आपको मिलेगा, जो कि एक्स अक्ष पर आप कहीं नहीं गए, 0 3। चलिए हो गया। जो डी वाला बिंदु है, इस बिंदु की बात करें ना तो ऋण 1 है, मतलब एक्स अक्ष पे ऋणात्मक दिशा में यहाँ पर आ गए ऋण 1, और यहाँ पे वाई अक्ष पे हमें कितना जाना है, ऋण 4, है ना। तो ऋण 1 आए और फिर ऋण 4 जाना है, तो वाई अक्ष यदि धनात्मक रहता तो ऊपर जाते हैं, ठीक है, ऋणात्मक है तो नीचे आएंगे, यहाँ पे ऋण 4 के सीधे तक, इसी प्रकार से इसके ऋण 4 के यहाँ पे सीधे तक हम लोग आ गए, ठीक है। तो यह बिंदु आपको क्या मिला, बिंदु का नामकरण है डी, और यहाँ पर ऋण 1 ऋण 4 यहाँ पर भी लिख देते हैं, यह बिंदु है सी, ठीक है, यह सी वाला बिंदु है। यही जो तीनों बिंदु थे ना, ये एक लाइन में ही आपको प्राप्त हो रहे हैं, खींच देते हैं। यदि ग्राफ पेपर पर आप बनाते हैं तो एकदम अच्छे से आपको प्राप्त होता है, ठीक है, यहाँ पर भी ठीक प्राप्त हो रहा है आपको, एक ही लाइन में आप यहाँ पर प्राप्त हुआ, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 बिंदु एक ही लाइन में, यह बिंदु यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है ना। यदि हम लोग इसको मिला भी देते हैं ना, यहाँ पर मिला दें, इसको मिला दें, तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक त्रिभुज प्राप्त होगा, है ना, चतुर्भुज हमें यहाँ पर नहीं प्राप्त होगा। लिख देते हैं यहाँ पे नीचे, चित्र से यहाँ पे बिंदु जो हमने ए सी बी लिख देते हैं, बिंदु ए सी तथा बी संरेखी है, मतलब एक ही रेखा में है, संरेखी है, अतः दिए गए बिंदुओं से कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से थर्ड वाले प्रश्न में आपको यही बिंदु दे दिए गए, इसको भी हमने नोट कर लिया और यहाँ पर हमने मान लिया। अब यहाँ पे सभी बिंदुओं से हम लोग, यहाँ पे चतुर्भुज आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ पे सबकी हम लोग भुजाओं की लंबाई हम लोग ज्ञात करते हैं। माना दिए गए बिंदु यहाँ पे ए बी सी डी हैं, तब यहाँ पे ए बी की लंबाई क्या होगा, करनी में यहाँ पे ये आपका x2 है, 7 में से यहाँ पर हम लोग 4 को घटा देते हैं, इसका वर्ग प्लस यहाँ पे 6 में से 5 को घटा देते हैं, इसका वर्ग, 7 में से 4 घटा देंगे तो आपको मिलेगा 3 का वर्ग, और यहाँ विपरीत चिन्ह घटेगा, 1 का वर्ग मिलेगा, प्लस 1 का आपको वर्ग प्राप्त हुआ। 3 का वर्ग कर देंगे 3 3 9, 1 का वर्ग कर देंगे 1 ही मिलेगा, यहाँ पर करने में आपको 10 प्राप्त हो रहा है। चलिए ये हो गया, ये भी हो गया। बी सी का वैल्यू ज्ञात कर देते हैं, बी सी, तो यहाँ पर भी x2 में से x1 घटाते हैं, 4 में से 7 को घटाते हैं, 4 ऋण 7 हो गया, इसका वर्ग, प्लस यहाँ पे 3 में से 6 को घटा देते हैं, 3 ऋण 6 का वर्ग, बराबर, यहाँ पर ये हो जाएगा करने में, यहाँ पे ऋण 3 बचा, ऋण 3 का वर्ग प्लस विपरीत चिन्ह घटेगा, ऋणात्मक वाले राशि का मान अधिक है, ऋण 3 बचा, ऋण 3 का वर्ग, यहाँ पर 3 तिहाई आपको 9 प्राप्त हुआ, यहाँ पर भी 3 तिहाई 9, 9 में 9 जोड़ देंगे आपको 18 प्राप्त हो रहा है। यह हो गया। सी डी का ज्ञात कर देते हैं। सी डी की बात करें तो यहाँ पे एक में से हमें घटाना पड़ेगा 4 को, ठीक है। सी डी में यहाँ पे 1 में से हम 4 को घटा दे देते, x2 में से x1 घटा दिए, प्लस यहाँ पे y2 में से y1 घटा देते हैं, 2 में से 3 को घटा देना है, 2 में से 3 घटा देंगे, इसका वर्ग, विपरीत चिन्ह घटा देंगे तो ऋण 3 का वर्ग मिलेगा, प्लस विपरीत चिन्ह घटा देंगे तो ऋण 1 का वर्ग प्राप्त होगा। चलिए ऋणात्मक संख्या इसका वर्ग कर देंगे तो
3 तिहाई 9 ही प्राप्त होगा। एक ऋणात्मक संख्या यहाँ पर भी वर्क कर देंगे तभी भी आपको 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी आपको करणी में 10 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे देख रहे हैं यह दोनों भुजाएं आपको बराबर प्राप्त हो रही हैं। चलिए यहाँ पे सी डी हो गया। अब हम लोग ए डी का भी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, लिख देते हैं तथा ए डी। तो यह ए हो गया, यहाँ पे डी हो गया। यहाँ पर भी x2 में से x1 घटा देते हैं, 1 में से 4 को घटा देते हैं। करणी में 1 ऋण 4 इसका वर्ग प्लस y2 में से y1 को, y2 या y1 2 में से हमें 5 को घटा देना है। 2 ऋण 5 का यहाँ पे वर्ग हो गया बराबर, यहाँ पे करणी में विपरीत चिन्ह घटेगा, ऋण 3 का वर्ग प्लस विपरीत चिन्ह घटेगा, यहाँ पर भी ऋण 3 ही प्राप्त हुआ, इसका वर्ग। चलिए यहाँ पे ऋणात्मक संख्या इसका वर्ग कर देंगे तभी भी धनात्मक मिलेगा, 3 तिहाई 9 मिला, प्लस यहाँ पर भी 3 तिहाई 9 प्राप्त होगा। करणी में बंद 9 दूना 18, मतलब 9 में 9 जोड़ देंगे 18 प्राप्त होगा। करणी में 18। यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि जो भी चतुर्भुज हमें प्राप्त हो रहा है इसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर है ना। यहाँ पे ए बी और सी डी बराबर है और बी सी और ए डी बराबर है। ठीक है, सम्मुख भुजाएं बराबर है। देख लेते हैं आयत है कि यह समांतर चतुर्भुज है ना। आयत रहेगा तो विकर्ण एकदम बराबर हो जाएगा। ठीक है, आयत जो भी रहता है उसका विकर्ण बराबर रहते हैं। यदि समांतर चतुर्भुज रहेगा तो विकर्ण बराबर नहीं होगा। लिखते हैं विकर्ण, हम लोग चेक करते हैं ए सी। ए सी की बात करें तो करणी में ए सी, तो यहाँ पे 4 में से 4 घटा देते हैं, 4 में से 4 घटा कर इसका वर्ग प्लस यहाँ पर है 3 में से 5 घटा देते हैं, 3 ऋण 5 इसका वर्ग, ये प्लस है इसका वर्ग हो गया। यह पद ही समाप्त हो जाएगा, 4 में 4 घटकर 0, यह पद समाप्त हो गया, विपरीत चिन्ह घटेगा। ऋणात्मक वाली राशि का मान अधिक है, ऋण 2 बचा, इसका वर्ग। यहाँ पे ऋणात्मक संख्या है, इसका वर्ग कर देंगे तो आपको 4 प्राप्त होगा, 4 का वर्गमूल आपको 2 प्राप्त होगा। चलिए ऐसे हो गया। और बी डी हमें ज्ञात करना होगा। बी डी करणी में यह बी है या डी है, 1 में से हम लोग 7 को हटा देते हैं, 1 ऋण यहाँ पे 7 का वर्ग प्लस यहाँ पे 2 में से हमें क्या करना पड़ेगा, 6 घटाना पड़ेगा, 2 ऋण हम 6 का वर्ग कर देते हैं बराबर। यहाँ पे विपरीत चिन्ह घटेगा, यहाँ पे ऋण 7 का वर्ग बचा हुआ है, विपरीत चिन्ह घट जाएगा, ऋण 4 का वर्ग, 7 का वर्ग कर देंगे, 7 7 49 प्लस 4 चौका 16। करणी यहाँ पर हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 6 और 9, यहाँ पर हो जाएगा 15, 15 को 5 एक हाथ से लगेगा, यहाँ पे 4 एक 5 और एक हाथ से था ना 6, 65 आपको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे विकर्ण बराबर नहीं प्राप्त हो रहे हैं। लिखते हैं यहाँ आपको प्राप्त हो रहा है ए बी बराबर आपको सी डी प्राप्त हुआ, कामा यहाँ पे बी सी बराबर आपको ए डी मिला, तथा विकर्ण यहाँ पे ए सी बराबर नहीं है बी डी। विकर्ण आपको बराबर नहीं प्राप्त हुए, लेकिन यहाँ पे सम्मुख भुजाएं आपको बराबर प्राप्त हो रही हैं। अतः लिख देते हैं दिए गए बिंदुओं द्वारा प्राप्त रहेगा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 दे दिए गए, यक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो, यहाँ पे बिंदु दे दिए गए 2 ऋण 5 और ऋण 2 9 से समदूरस्थ है। मतलब यक्ष अक्ष पर हमें एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जिससे यहाँ पर दूरी आपको दे दिया गया है ना, इस बिंदु से और इस बिंदु से दूरी यहाँ पे समदूरस्थ का मतलब बराबर है। ठीक है, मान लेते हैं यह आपका यक्ष अक्ष हो गया ना, यहाँ पे यह यक्ष अक्ष हो गया, तो यहाँ पर जो भी यह दो बिंदु दे दिए गए हैं, मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, तो यक्ष अक्ष पर यह बिंदुओं की दूरी बराबर है। ठीक है, मान लेते यह वाली जो दूरी है, यह वाली दूरी आपस में बराबर है इस बिंदु से, है ना। तो यह बिंदु का यक्ष अक्ष पर है और यक्ष अक्ष पर होता क्या है, y बराबर 0 होता है ना। तो यहाँ पर जो भी रहेगा यक्ष का वैल्यू रहेगा, लेकिन y का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा, है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। लिखते हैं माना यक्ष अक्ष बिंदु, यहाँ पे ए मान लेते हैं, लेकिन यह किस प्रकार से रहेगा, भुज तो रहेगा, यक्ष का वैल्यू रहेगा, लेकिन इसमें कोटि नहीं रहेगा, है ना। हमने बताया कि यक्ष अक्ष पर क्या होता है, y बराबर 0 होता है,
वही वाई अक्ष पर क्या रहता है, एक्स के बराबर 0 रहता है। ठीक है, माना एक्स अक्ष का बिंदु ए हमने मान लिया, जिसको यहाँ पे निर्देशांक किया हो गया एक्स कामा 0, जो यहाँ पे इसको बी मान लेते हैं, बी यहाँ पे दे देगा निर्देशांक 2 ऋण 5, और यहाँ पे दे देगा था, इसको हम लोग सी मान लेते हैं, है ना। यहाँ पे ऋण 2 कामा 9 से सम दूरस्थ है, सम। हमने बताया कि जो भी यह एक्स अक्ष पर बिंदु है, यहाँ पे ए सी और यहाँ पे ए बी, यह दोनों दूरी आपको दे देगा प्रश्नानुसार आपको बराबर है। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार आपको दिया हुआ है ना कि यहाँ पे ए बी बराबर, यहाँ पे ए से जो बी की दूरी है वहीं ए से सी की दूरी है। ठीक है, यह प्रश्न में दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे ए बी का हम लोग यहाँ पे ए से बी के बीच की दूरी हम लोग ज्ञात करते हैं ना, इसके लिए हमें फार्मूला पता है, करनी में हो जाएगा, क्योंकि हमें ए बी का निर्देशांक हमें पता है और ए सी का भी निर्देशांक हमें पता है ना। चलिए, तो यहाँ पर ए बी का बीच की दूरी हम लोग ज्ञात कर देते हैं। यहाँ पे इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2, तो यहाँ पे दो में से हम लोग क्या कर देते हैं, x को हम घटा कर इसका वर्ग कर देते हैं, प्लस का चिन्ह यहाँ पे इसमें से इसको घटा देते हैं, ऋण 5 में से हम लोगों ने 0 घटा दिया और इसका वर्ग कर दिया। ठीक है, और इसी का बात करें तो ये भी रहेगा करनी में, यहाँ पर होगा, इसको पहले लिखते हैं ना, ऋण 2 हो गया और यहाँ पे ऋण x हो गया, इसका वर्ग प्लस यहाँ पे 9 ऋण यहाँ पे 0 का वर्ग हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए दोनों पक्ष में ही करनी है, हम दोनों पक्षों का लिख देते हैं वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में करनी है, करनी का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्ष से करनी समाप्त हो जाएगी। केवल यही आपका बचा 2 ऋण यहाँ पे x का वर्ग बचा, और यहाँ पे ऋण 5 है और यहाँ पर ऋण 0 है, तो केवल यहाँ पे ऋण 5 बचेगा और ऋण 5 का वर्ग कर देंगे तो आपको 25 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे ऋण 5 मिला, ऋण 5 का वर्ग कर देंगे, धनात्मक आपको प्राप्त होगा। और यहाँ पर बात करें तो ऋण 2 हो गया, ऋण x इसका वर्ग और यहाँ पर प्लस, यहाँ पे 0 को हटा देते हैं, 9 का वर्ग कर देंगे, यहाँ पर आपको 81 प्राप्त होगा। और इसका हम लोग प्रसार कर लेते हैं, या फिर इन दोनों पदों में से यदि ऋण 1 आप उभयनिष्ठ लेंगे तो उसका वर्ग होकर धनात्मक हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, आप इसको x ऋण 2 भी लिख सकते हैं, इसका वर्ग प्लस यहाँ पर हमने 25 लिख दिया बराबर। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोनों पद ऋणात्मक है, ऋण 1 आप उभयनिष्ठ लेंगे दोनों पद धनात्मक हो जाएगा, x प्लस 2 का यहाँ पे वर्ग हो गया और प्लस यहाँ पे 81 हमने इसलिए करा ताकि यहाँ पे हल करने में आसानी हो। यहाँ पर प्रसार कर देते हैं, x का स्क्वायर ए ऋण बी का होल स्क्वायर किस प्रकार से होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 ab होता है, तो है ना, तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 का वर्ग 4 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2ab, तो 2 में 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा 4x और यहाँ पे ये हो गया 25 और यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 का वर्ग 4 और प्लस 2ab रहता है ना, प्लस हो गया 2 और 2 का गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 हो गया और यहाँ पे x और प्लस यहाँ पे 81। अब दोनों पक्षों में हम देख रहे हैं ना कि बराबर के इधर भी x स्क्वायर है, बराबर के इधर भी x स्क्वायर है, बराबर के इधर पक्षांतर कर देंगे ऋणात्मक हो जाएगा, मतलब ये पद आपको घट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी धन 4 है, यहाँ पर भी धन 4 है, ये भी घट जाएगा, है ना। और ये हम लोग x का वैल्यू क्यों ज्ञात करें, यहीं पर हम लोग को बिंदु तो यही हमें पता है कि x का मान 0 है, बस यहाँ पे केवल हम लोग को x का मान ज्ञात करना है ना, यहाँ पे हल करके उसी का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए अब यहाँ पे ऋण जो 4 है बराबर को हम पक्षांतर कर देते हैं, धन 4x हो जाएगा। ठीक है, संख्याओं को एक तरफ कर देते हैं, तो यहाँ पे 25 तो पहले से ही है, अब यहाँ पे ऋण 81 हो गया, है ना, यहाँ पे धन में था बराबर इधर पक्षांतर कर दिया, ऋण में हो गया, और इधर है क्या 4x है, यहाँ पे ऋण 4x है, बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर 4x हो गया। ठीक है, बराबर इसको हमने पक्षांतर कर दिया, इस यहाँ पे विपरीत चिन्ह घटा देते हैं तो यहाँ पे ऋणात्मक ही राशि आपको बचेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऋण और यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 में से जब आप 5 घटा देंगे तो 6 5 11, ठीक है, आपको 6 बचेगा। ये हो गया, एक हासिल देने के कारण यहाँ पर बचा कितना है 7, 7 में से 2 घटा देंगे तो आपको 5 बचेगा, ये हो गया 56, ऋण 56 बचा। और यहाँ पर जोड़ देते हैं 4 4 यहाँ पे 8 हो गया, 8x, या फिर इसी को हम लोग सीधा करके लिख देते हैं 8x बराबर ऋण यहाँ पे 56, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर ऋण 56 और ये हर में हो जाएगा 8, इसको हल कर देते हैं, 8 7 56, यहाँ पे ऋण आपको 7 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं या
यक्स का वैल्यू जो भुज है यह हमें ऋण 7 प्राप्त हुआ, ठीक है। और इसका केवल वैल्यू यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे, जो कि इसी को हमें ज्ञात करना था, भुज जो है यक्स, इसी का मान ज्ञात करना था। लिख देते हैं अतः यक्स अक्ष का बिंदु हमें यही प्राप्त हुआ, जो यक्स कामा 0 था ना, तो यहाँ पे यक्स का वैल्यू हमें ऋण 7 प्राप्त हो गया। बिंदु ऋण 7 कामा 0 है, जो कि बिंदु यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है 2 कामा ऋण 5 और ऋण 2 कामा 9 से सम दूरस्थ है, ठीक है। इसी बिंदु को हमें ज्ञात करना था, इसको हमने ज्ञात करके दिखा दिया। प्रश्न नंबर 8 दे दिया गया, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, यहाँ पे 2 ऋण 3 दे देगा इसका निर्देशांक, और Q 10 कामा y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ पर हमें 2 बिंदु दे दिए गए हैं, इनके बीच की दूरी हमें दे दिया गया 10 मात्रक है ना। फार्मूला है दूरी सूत्र, उसका इस्तेमाल करते हैं और सिंपल हम लोग y का मान ज्ञात कर लेंगे। हमें प्रश्न में यही दे दिया गया था कि बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। हमने इसको नोट कर लिया, यहाँ पे लिख देते हैं। हमें दे दिया गया ना, प्रश्नानुसार दिया हुआ है पी क्यू बराबर हमें 10 मात्रक दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ऑलरेडी यहाँ पर वाई उपस्थित है, ठीक है, इसी का हमें वैल्यू ज्ञात कर देना है ना। पी क्यू के बीच की दूरी हम लोग ज्ञात करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ये करनी में हो जाएगा, यहाँ पे x2 ये हो गया, x2 में से x1 घटाते हैं, 10 ऋण यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसका वर्ग प्लस यहाँ पे y और फिर माइनस रहता है ना, फार्मूले माइनस रहता है, तो यहाँ पर पहले से ही माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3 इसका वर्ग बराबर आपको दे दिया गया है 10। केवल इसको हल करिए, ठीक है, हल करेंगे, यहाँ पर y का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे करनी है, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, या फिर ये समझ लीजिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो यहाँ से करनी समाप्त हो जाएगी, यहाँ पर वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे इसको हल करते हैं, 10 में से 2 घटा देंगे, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 का वर्ग प्लस यहाँ पे y प्लस यहाँ पे 3 का वर्ग हो गया। और जो ये करनी है बराबर को उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पर यह वर्ग हो जाएगा 10 का वर्ग, ठीक है। 8 का वर्ग कर देंगे, 8 वाड़े 64 हो गया। इसको प्रसार करते हैं, ठीक है, इसको प्रसार करते हैं, तो y का स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग कर देंगे, 3 तिहाई 9 प्लस 2a भी होता है ना, तो 3 दूना 6 y हो गया। और बराबर किधर कितना, 10 में 10 का गुणा कर देंगे, 10 का वर्ग आपको 100 प्राप्त होगा। यहाँ पर द्विघात समीकरण बन रहा है, इसको हल करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 6y को हमने लिख दिया। इसको यदि हम लोग साथ में जोड़ दें तो 9 में 6 जोड़ देंगे तो 13 को 3 हो जाएगा, ठीक है। 9 6 13 को 3 एक हाथ से बनेगा, जो कि यहाँ पे 7 के साथ जुड़ेगा। यहाँ पर प्लस में बराबर की तरफ पसंद कर देंगे, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे घटा लेते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6y विपरीत चिन्ह घट जाएगा, ऋणात्मक और राशि का मान अधिक है, ऋण यहाँ पे 27 बचेगा, बराबर की तरफ 0। इस प्रकार से हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे द्विघाती सूत्र हम लोग लगा देते हैं ना, लिख देते हैं द्विघाती सूत्र। द्विघात समीकरण में जब यक्स चर रहता है तो किस प्रकार से होता है, यक्स बराबर ऋण बी प्लस माइनस कर्ण बी स्क्वायर ऋण 4ac/2a रहता है। तो केवल जो चर यक्स रहता है, यहाँ पर चर हम लोग का वाई है, तो यहाँ पे लिख देते हैं वाई बराबर ऋण बी प्लस माइनस करणी में बी स्क्वायर ऋण 4ac और बटा 2a। तो जो यहाँ पर वाई स्क्वायर का गुणांक है, जो a है उसका वैल्यू यहाँ पर 1 है, और जो यहाँ पे y का गुणांक है इसका वैल्यू यहाँ पर जो b है इसका वैल्यू 6 है, और जो यहाँ पे c है अचर पद, यहाँ पे ऋण 27 है, ठीक है। बस इसका मान रखिए, तो y बराबर ऋण b, यहाँ पर b के स्थान पर हमने 6 प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है, और प्लस माइनस करणी में बी स्क्वायर मतलब 6 का वर्ग कर देंगे 36 हो जाएगा, ठीक है, और ऋण 4 हो गया। a का वैल्यू कितना है 1, और c का वैल्यू कितना है, ऋण यहाँ पे 27 हो गया, और हर में है 2, और a का वैल्यू कितना है 1 हो गया। y बराबर ऋण 6, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पर ये 36 है, ऋण 4 7 28 को 8 हासिल 2 लगा, 4 दूना 8 हो गया, और 2 हासिल 8 2 10 हो गया, और ऋण में इनका गुणा होकर यह संख्या धनात्मक हो गया, हर में 2 है, बराबर ऋण 6 प्लस माइनस, यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं, करणी में हो जाएगा, यहाँ पे 6 में 8 जोड़ देंगे, 6 दूना 12 13 14 को 4 हासिल 1 लगा। अब यहाँ पे 3
में 0 जोड़ देंगे 3 ही मिलेगा, एक हाथ से जोड़ देंगे 4 और यहाँ पे 1 है और हर में है 2। y बराबर -6 प्लस माइनस 144 का वर्गमूल आपको 12 प्राप्त होगा और हर में है 2। एक बार लिखते हैं प्लस चिन्ह रहेगा, लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो y का वैल्यू आपको क्या प्राप्त होगा, -6 प्लस 12 हर में है 2, तो विपरीत चिन्ह घटेगा 6 ही बचेगा, 6/2 आपको 3 प्राप्त हो रहा है ना, y बराबर आपको 3 प्राप्त हो रहा है। प्लस चिन्ह ले रहे हैं तब यहाँ पे यदि ऋण चिन्ह लेने पर तब आपको y बराबर क्या प्राप्त होगा, -6 और यहाँ पर हो गया -12 हर में 2, जोड़ देंगे 12 6 18 हो जाएगा, -18/2 बराबर यहाँ पे -9 प्राप्त हो रहा है। y का वैल्यू -9 प्राप्त हो रहा है। अतः लिख देते हैं, अतः y बराबर -9 या y बराबर 3 है। ये दो मान हमें प्राप्त हो रहे हैं। यदि यहाँ पर इन दोनों बिंदु जो दे दिए गए थे पी क्यू, यहाँ पे y के स्थान पर यदि हम लोग 3 भी प्रतिस्थापित करके हल करेंगे तभी भी हमें दूरी 10 मान तक प्राप्त होगा। यदि हम लोग -9 प्रतिस्थापित कर देंगे y के स्थान पर तभी भी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें 10 मान तक प्राप्त होगी, है ना। तो यहाँ पे y के 2 मान हो सकते हैं, इसको हमने हल करके दिखाया और यही इस प्रश्न का हल है। प्रश्न नंबर 9 दे दिया गया है, यदि q, ये यहाँ पे बिंदु दे दिया गया है 0 1 बिंदुओं, यहाँ पे p दे दिए गए 5 ऋण 3 और r दे दिया गया x, 6 से समदूरस्थ है ना। मतलब यहाँ से p से यहाँ पे q की दूरी और यहाँ पे q से r की दूरी, यहाँ पे समदूरस्थ है, दूरियाँ समान है। तो यहाँ पे x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। दूरियाँ QR और PR भी ज्ञात कीजिए। चलिए हमें यह भी ज्ञात करना है। चलिए हम लोग को यही दे दिया गया है कि जो बिंदु Q है वह बिंदु P और R से समदूरस्थ है। मतलब जो यहाँ पे QP की दूरी है वहीं QR की दूरी है, समदूरस्थ है। यहाँ पर हमें x का वैल्यू ज्ञात कर देना है, साथ साथ हमें QR भी ज्ञात कर दे रहा है ना। Q और R के बीच की दूरी ज्ञात करना है और यहाँ पे PR के बीच की दूरी भी ज्ञात करना है। पहले हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू ज्ञात कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे दे दिया गया है ना प्रश्नानुसार, यहाँ पे दे दिया गया है कि जो Q है QP या PQ लिख दीजिए, ठीक है। इनके बीच की दूरी बराबर आपको दे दिया गया है इसके बीच की दूरी, ठीक है। तो चलिए QR ही लिख देते हैं। जो बिंदु Q है वह P और R दोनों से समदूरस्थ है। मतलब यहाँ से इसकी दूरी और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी बराबर है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, ठीक है। हल करते हैं, ये करणी में आ जाएगा। यहाँ पर एक करणी में PQ, तो चलिए PQ यही है, तो चलिए हम इसी को मान लेते हैं, x2 y2 मान लेते हैं और तो हो जाएगा 5 में से 0 घट जाएगा, 5 ऋण 0 का वर्ग और प्लस यहाँ पे ऋण 3 और यहाँ पे ऋण 1 हो जाएगा, इसका वर्ग बराबर QR की बात करें तो QR ये है, करणी में हो जाएगा। अब इसको हम लोग x2 y2 मानते हैं, इसको x1 y1, तो यहाँ पे x ऋण 0 हो जाएगा, इसको वर्ग, इसका वर्ग प्लस यहाँ पे 6 ऋण 1 का यहाँ पे वर्ग, लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों से, करणी समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर आपको 5 का वर्ग केवल प्राप्त होगा प्लस यहाँ पे दोनों चिन्ह ऋणात्मक है, ऋण 4 का वर्ग और बराबर यहाँ पे x ऋण 0 है तो 0 समाप्त हो जाएगा, x² बचा हुआ है, प्लस यहाँ पे 6 में से घटा देंगे तो यहाँ पर 5 का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में यहाँ पे 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग कर देंगे 25, 4 का वर्ग कर देंगे 4 चौका 16 बराबर इधर x², यहाँ पे 5 का वर्ग कर देंगे 25, यहाँ पे 25 से 25 समाप्त हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में बराबर उधर 95 कर देंगे, ऋणात्मक हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे या फिर सीधा करके लिख देते हैं, यहाँ पे x² बचा बराबर किधर 16 है, यहाँ पे वर्ग है बराबर किधर 95 कर देते हैं, तो यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा, x बराबर जो कि प्लस माइनस दोनों आपको प्राप्त होगा 16, x बराबर आपको +-4 आपको प्राप्त हो रहा है। प्रश्न में दिया हुआ है कि x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। x का तो मान हमने ज्ञात कर दिया। अब दे दिया गया था ना कि QR और यहाँ पे PR हमें ज्ञात करना है, ठीक है। लिख देते हैं। अब यहाँ पे यदि हम लोग यहाँ पे QR की बात करें ना, यदि Q और R इसके बीच की दूरी की हम लोग बात करें तो x का 2 मान है, तो हमें 2 बार यहाँ पे ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग दोनों बार इसको ज्ञात कर देते हैं, लिख देते हैं। अब आगे प्रश्न दिया था QR,
क्यू आर बराबर, इसको हम लोग ज्ञात कर देते हैं। देखिए क्यू का वैल्यू आपको दे दिया गया था प्रश्न में, क्यू का निर्देशांक 0,1 है और यहाँ पे आर का निर्देशांक यक्स 6 है ना। तो यक्स के स्थान पर हम लोग चलिए एक बार पहले धनात्मक वैल्यू रख देते हैं। धन हमने 4 रख दिया और 6 ये दे दिया गया। वाई का वैल्यू आपको यहाँ पे 6 दे दिया गया था। चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पे इसमें से इसको घटा देते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 4 ऋण 0 का वर्ग प्लस 6 ऋण 1 का वर्ग बराबर करनी में 4, यहाँ पे 0 समाप्त हो जाएगा, 4 का वर्ग कर देंगे 16 प्राप्त होगा, प्लस यहाँ पे 6 में से घटा देंगे 5 हो जाएगा, 5 का वर्ग आपको 25 प्राप्त हो जाएगा। करनी में यहाँ पे 6 5 11, 11 को 1 और यहाँ पे 2 1 3 1 4, 41 आपको प्राप्त हो रहा है। चलिए फिर हम लोग क्यू आर का वैल्यू ज्ञात कर देते हैं। क्यू का तो वैल्यू ठीक है 0,1 है, लेकिन यहाँ पे जो आर है यहाँ पर ना इसका 2 वैल्यू हमें ज्ञात हुआ था। तो एक बार +4 करके तो हमने ज्ञात कर दिया, एक बार ऋण 4 करके ज्ञात कर देते हैं। ऋण 4, 6। चलिए फिर हो जाएगा यहाँ पे ऋण 4 और यहाँ पे ऋण 0 का वर्ग प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 6 ऋण 1 का यहाँ पे वर्ग बराबर, यहाँ पे दोनों चिन्ह ऋणात्मक है, हालांकि ये हट ही जाएगा। ऋणात्मक संख्या इसका वर्ग कर देंगे तभी भी आपको धनात्मक प्राप्त होगा, 4 चौका 16 ही प्राप्त होगा। प्लस यहाँ पे विपरीत चिन्ह घटेगा, 6 में से घटेगा 5, 5 का वर्ग कर देंगे 25, यहाँ पर भी वही प्राप्त हो रहा है, 41 ही प्राप्त होगा। चलिए ये हो गया। तथा प्रश्न में आपको और भी ज्ञात करना है, पी आर भी ज्ञात करना है। लिख देते हैं पी आर बराबर, अब चलिए पी बिंदु का निर्देशांक यह है, आर बिंदु का यह है ना। तो आर में यक्स है, तो यक्स का हमने 2 मान ज्ञात किया हुआ है, तो दोनों हम लोग बारी बारी से प्रतिस्थापित करते हैं। पी का वैल्यू क्या ज्ञात किया हुआ है, मतलब पहले दिया हुआ है 5 ऋण 3 है, ये हमने केवल मतलब हल करने के लिए केवल हम यहाँ पे नोट करें 5 ऋण 3। और यहाँ पे आर का वैल्यू हम एक बार चलिए धनात्मक चिन्ह ले लेते हैं। पहले यक्स दिया हुआ है, यक्स का वैल्यू हमने यहाँ पे 2 ज्ञात किया हुआ है, धन 4 ले लेते हैं और यहाँ पे 6, एक बार फिर ऋणात्मक चिन्ह भी लेकर हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पर ये हो गया, तो 4 में से हम लोग क्या कर देते हैं 5 को घटा देते हैं, इसका वर्ग प्लस यहाँ पे 6 में से हम लोग इसको घटाते हैं, पहले से ही ये ऋणात्मक है, ऋण में इनका गुणा होकर धनात्मक हो जाएगा, धन 3, इसका यह वर्ग हो गया बराबर करणी में विपरीत चिन्ह घट जाएगा, ऋण 1 बचेगा, ऋण 1 का वर्ग कर देंगे 1 ही प्राप्त होगा, प्लस यहाँ पे 6 3 9 हो जाएगा, 9 का वर्ग कर देंगे 9 9 81, ठीक है, 6 3 9, 9 का वर्ग 81, ठीक है, 81 में 1 जोड़ देंगे आपको 82 प्राप्त हो रहा है। ये हो गया। फिर हम लोग पी आर का वैल्यू ज्ञात कर देते हैं। पी का वैल्यू तो सेम ही रहेगा, 5 ऋण 4 नहीं ऋण 3 है, 5 ऋण 3 रहेगा, लेकिन इसका वैल्यू यहाँ पे ऋण 4, 6 हो गया। चलिए इसका भी वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 4, x2 में से x1 घटाते हैं और ऋण 5 हो गया, इसका वर्ग प्लस यहाँ पे कोष्टक में यहाँ पे 6 में से y2 में से y1 घटाते हैं, 6 ऋण में इनका गुणा होकर यहाँ पे धनात्मक हो जाएगा, धन 3 कोष्टक बंद, इसका वर्ग करणी में यहाँ पे दोनों चिन्ह ऋणात्मक में जुड़ जाएगा, यहाँ पे ऋण 9 मिलेगा, ऋण 9 का यहाँ पे वर्ग मिलेगा, प्लस 6 3 9, 9 का यहाँ पे वर्ग मिलेगा, यहाँ पर 9 9 81, यहाँ पर भी 9 9 81 मिलेगा, 81 में 81 जोड़ दीजिए, 8 है, मतलब यहाँ पे 1 1 2, 8 8 यहाँ पे 16, यहाँ पे करणी में 162 आपको प्राप्त हो रहा है। सबका वैल्यू हमने ज्ञात कर दिया। यहाँ पे यक्स का भी मान ज्ञात कर दिया, क्यू आर के यहाँ पे 2 मान आपको ज्ञात हो रहे हैं, दोनों हमने ज्ञात कर दिया। यहाँ पर इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 81 यहाँ से उभयनिष्ठ ले लेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 81 9 का वर्गमूल होता है, मतलब 81 का वर्गमूल 9 ज्ञात हो जाएगा, 9 करणी में 2 भी आप इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें यक्स का मान ज्ञात करना था और बाकी क्यू आर का मान ज्ञात करना था, पी आर का ज्ञात करना था, ठीक है। हम लिख देते हैं एक बार यहाँ पे, अतः यक्स बराबर आपको ±4 तथा क्यू आर बराबर, यहाँ पे 2 वैल्यू आपको ज्ञात हुआ था, करणी में 41 करणी में 41 और आपको पी आर का वैल्यू ज्ञात करना था, तो पी आर लिख देते हैं। इसका वैल्यू करणी में 82 भी मिला, यह भी प्राप्त हुआ था, 9 करणी में 2 है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 हल हुआ। प्रश्न नंबर 10 दे दिया गया, यक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु यक्स वाई बिंदुओं 3 6 और ऋण 3 4 से समदूरस्थ हो। मतलब हमें इस प्रकार से यक्स और वाई का वैल्यू बताना है कि यहाँ पे जो यह बिंदु है, यहाँ पे इस बिंदु से भी बीच की दूरी, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर हो, है ना। तो यहाँ पर चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं, ए बी सी मान लेते हैं
और यहाँ पे इसके इस बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को और इस बिंदु को हम लोग बराबर कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे समदूरस्थ हमें करना ही है। ठीक है, लिखते हैं माना बिंदु ए जो है एक्स वाई बिंदुओं, यहाँ पे बी लिख देते हैं 3,6 और सी लिख देते हैं ऋण 3,4 से समदूरस्थ। ठीक है, ये हो गया। तब प्रश्नानुसार इसे हमें समदूरस्थ करना है। तो यहाँ पे ए से बी के बीच की दूरी बराबर करना है ए से सी के बीच की दूरी। ठीक है, अब यहाँ पे ए से बी के बीच की दूरी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूरी सूत्र हमें पता है, x1 y1 मान लेंगे इसको, यहाँ पे x2 y2 मान लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा करणी में x नहीं, यहाँ पे इसका वैल्यू रखते हैं 3x2 ऋण यहाँ पे x का वर्ग प्लस 6 ऋण यहाँ पे y का वर्ग बराबर AC की बात करें तो ये करणी में हो जाएगा, ये हो गया। और C का वैल्यू ये है, तो यहाँ पे ऋण 3 और यहाँ पे ऋण x का वर्ग प्लस 4 ऋण y का वर्ग हो गया। अब क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का, करणी समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे लिख देते हैं 3 ऋण यहाँ पे x का होल स्क्वायर बचा, 6 ऋण यहाँ पे y का होल स्क्वायर बचा। यहाँ पर ऋण 3 ऋण यहाँ पे x का होल स्क्वायर बचा प्लस यहाँ पे 4 है, 4 ऋण y का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब चलिए जो चर है उसको पहले लिख देते हैं ना। यहाँ पे ऋण 1 आप उपनिष्ठ लेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे x ऋण या फिर x ऋण 3 का यहाँ पे होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर भी उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं y ऋण 6 का होल स्क्वायर इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर दोनों पद ऋणात्मक है, ऋण उभयनिष्ठ लेंगे दोनों पद धनात्मक हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या होगा y ऋण 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऋण 1 आप उभयनिष्ठ लेंगे तब सबको प्रसार करते हैं। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे 3 × 9 और यहाँ पे ऋण 2ab, तो 3 दूना 6 x हो गया प्लस यहाँ पर y का स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग कर देंगे तो 36 ऋण 2ab, तो 6 दूना 12 y बराबर किधर x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 3 × 9, 3 का स्क्वायर 3 × 9 हो गया, फिर 2ab रहता है ना, तो प्लस 2 हो जाएगा, 2 × 6 x हो जाएगा प्लस यहाँ पे y का स्क्वायर प्लस 4 चौका 16 ऋण हो जाएगा 4 दूना 8 y। चलिए यहाँ पर बराबर के इधर भी x स्क्वायर है, बराबर के इधर भी है, पक्षांतर कर देंगे तो यह पद घटकर 0 हो जाएगा। y स्क्वायर इधर भी है, y स्क्वायर इधर भी है, घटकर 0 हो जाएगा। और देख लेते हैं और क्या, यहाँ पे 9 भी घटकर 0 हो जाएगा। चलिए इसको रहने देते हैं और बाकी सब बचेगा। ठीक है, एक बार नोट करते थे, ऋण 6x प्लस यहाँ पे 36 बचा हुआ है और यहाँ पे ऋण 12y बचा हुआ है, यहाँ क्या बचा हुआ है 6x प्लस यहाँ पे 16 बचा हुआ है और ऋण यहाँ पे 8y बचा हुआ है। इन सबको बराबर को उधर पक्षांतर कर देते हैं, इधर बराबर केवल 0 बचा हुआ है। यहाँ पे लिखते हैं 6x प्लस यहाँ पे 16 और ऋण यहाँ पे 8y, ये पहले से ही है। और इन सब का जो तीनों पद हम बराबर को उधर पक्षांतर करें, तीनों का चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 6x हो गया प्लस हो गया, यहाँ पे ऋण 36 हो गया और ऋणात्मक था या धनात्मक हो गया, धन यहाँ पे 12y हो गया। चलिए अब यहाँ पे 0 बराबर 6x 6 दूना 12x, ये हो गया। और यहाँ पे चिन्ह विपरीत है, घट जाएगा, 12 में से 8 घटा देंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, वो भी धनात्मक का, धन यहाँ पे 4y बचा। यहाँ पर देख लेते हैं विपरीत चिन्ह है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे घटेगा ना, विपरीत चिन्ह तो ऋणात्मक वाले राशि का मान अधिक है, तो 6 में से 6 घट जाएगा तो 0 और यहाँ पे 3 में से 1 घट जाएगा तो 2,
ये हो गया। या फिर इसको सीधा करके लिख देते हैं 12x प्लस यहाँ पे 4y और यहाँ पे ऋण 20 बराबर यहाँ पे 0। 4 से तीनों पद विभाजित है ना, दोनों पक्षों में 4 से हम लोग भाग दे लेते हैं। 4 से भाग देंगे या फिर उभयनिष्ठ कर लीजिए। 4 3 12 3x हो जाएगा प्लस यहाँ पे केवल y बचा 4 5 20 बराबर किधर 0। या फिर 0 यहाँ पे मतलब 4 गुणा में बराबर उधर 95 कर देंगे, हर में हो जाएगा। यहाँ पे बचा 3x प्लस यहाँ पे 5 नहीं 3x प्लस यहाँ पे y और ऋण 5 बराबर यहाँ पे 0। x और y में यही संबंध है, ठीक है। यही हमें x और y में संबंध बताना था। हल करने पर यही हमें प्राप्त हो रहा है 3x प्लस y ऋण 5 बराबर 0, ठीक है। और यही इस प्रश्न का हल है। इस प्रश्नावली में कुल 10 प्रश्न थे, 10 प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।